Hello, dear students. Welcome back to the another video of CET MCQ solution target publication. आज का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्रिटिकल पार्ट करेंगे. ठीक है, सीईटी आने तक एटलीस्ट या 27th मई तक हम लोग का जो टारगेट है, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि उसमें आपका अपना क्रिटिकल प्लस कॉम्पिटिटिव कवर हो. मैं कॉम्पिटिटिव का गारंटी नहीं दे पाऊंगा, शायद हो पाएगा कि नहीं, बट ये तो पक्का हो जाएगा. इसमें डिपेंड्स ऑन द सिनारियोस. एनीवे, लेट्स बिगिन. फर्स्ट एमसीक्यू. हाइड्रोजन एटम एक्साइट्स एनर्जी लेवल फ्रॉम द फंडामेंटल स्टेट टू n equals to 3. नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रम लाइंस अकॉर्डिंग टू बोर इज हाउ मच. यार हम लोग जो भी पढ़ रहे हो बोर्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना. अगर आपको याद होगा, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं बोर्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि एमिशन लाइंस कैसे मिलता है. स्पेक्ट्रल एमिशंस पता है ना, लाइंस. सो इफ यू यूज दैट लॉजिक यू विल रियलाइज कि यार सर जो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं वो कैसे मालूम पड़ेगा कि कितने लाइंस आएंगे. तो देखो, ड्राइंग बनाओ. गैप धीरे धीरे फिर कम होने लगता है, ये भी पता रहेगा आपको. अब थोड़ा सा सोचो, मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता दूंगा डायरेक्टली, बट देखो, n is equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3 and n is equals to 4. सबको ये फॉर्मूला पता है. 1 by lambda equals to Rydberg's into 1 by n square minus 1 by m square. सो बेसिकली ये इनके बीच पे डिपेंड करता है कहां से कहां पे जंप कर रहा है. लैम्बडा अलग रहेगा अगर n या m दोनों या कोई भी एक डिफरेंट रहेगा तो. नाउ लेट्स ट्राई टू यूज योर ब्रेन्स. अगर एक इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट पे जंप करेगा, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन मतलब कहां से, सेकंड से लेके फर्स्ट पे जंप करेगा, तो कहां से जंप कर रहा है, सेकंड से जंप कर रहा है ना, तो कितने नंबर ऑफ लाइंस निकालेगा. नंबर ऑफ लाइंस वो कितने निकालेगा. अब सेकंड से 1 पे जंप करने के लिए आपके पास सिंगल टाइप है, बस एक ही लाइन निकालेगा. लैम्बडा फिक्स रहेगा. क्यों? क्योंकि n भी फिक्स है और m भी फिक्स है. अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लो थर्ड से जंप कर रहा है, ध्यान से देखना, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से जंप कर रहा है, थर्ड टू एनी लोअर ऑर्बिट, थर्ड से कोई भी लोअर ऑर्बिट, तो या तो थर्ड से सेकंड पे जंप कर सकता है या तो थर्ड से फर्स्ट पे जंप कर सकता है. तो कितने लाइंस मिले, 2 लाइंस मिले. वैसे अगर फोर्थ से बोला तो कहां पे जंप कर सकता है, फोर्थ से. तो सर वो फोर्थ से थर्ड पे जंप कर सकता है, फोर्थ से वो अपना सेकंड पे जंप कर सकता है, फोर्थ से वो फर्स्ट पे जंप कर सकता है. तो फोर्थ से थर्ड पे, फोर्थ से सेकंड पे, फोर्थ से फर्स्ट पे. तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिख रहे या 3 लाइंस दिख रहे. तो जनरल फॉर्मूला क्या है, द जनरल फॉर्मूला इज दिस, n into n minus 1/2. डायरेक्टली आंसर आ जाएगा. अगर आपको बोला है फोर्थ लाइन से जंप कर रहा है, तो फोर्थ लाइन से देखो n कितना है, 4 है ना, तो 4 into 4 minus 1/2. ठीक है, और भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, मजा आने वाला है. n into n minus 1/2, तो विच इज इक्वल टू 4 into 4 minus 1/2. 2 1 जा, 2 2 जा, 2 into 4 minus 1 3, तो 3 to the 6. यार ऐसे तो 6 लाइंस आने चाहिए, बट ऐसे तो मेरे को दिख रहा है 4 से 3 पे जंप कर रहा है, 4 से 2 पे जंप कर रहा है, 4 से 1 पे जंप कर रहा है. इतना याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन अगर 4 पे है मतलब वो एक्साइटेड है, तो या तो 4 से 3 पे जाएगा, 4 से 2 पे जाएगा, 4 से 1 पे जाएगा, नहीं तो 4 से 3 पे जाने के बाद 3 से 2 पे जाएगा, और नहीं तो 3 से 1 पे आएगा, नहीं तो 3 से 2 पे जाने वाला 2 से भी 1 पे जा सकता है. इनफैक्ट अगर आप लोग को जनरली बताऊं तो देखो, जनरल फिर टेंडेंसी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूले से. अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लो कि सेकंड से जंप कर रहा है, तो सेकंड से फर्स्ट पे जंप कर सकता है, बस एक ऑप्शन है. अगर इलेक्ट्रॉन मान लो थर्ड से जंप कर रहा है, तो थर्ड से सेकंड पे कर सकता है, या तो थर्ड से फर्स्ट पे कर सकता है, या तो फिर सेकंड के बाद फर्स्ट पे जंप कर सकता है. तो कितने ऑप्शन हो गए, यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे एक ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन. वैसे इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ से जंप कर रहा है तो फोर्थ से थर्ड पे करेगा, नहीं तो थर्ड से सेकंड पे करेगा, नहीं तो सेकंड से फर्स्ट पे करेगा, नहीं तो फोर्थ से डायरेक्टली सेकंड पे जंप करेगा, ओके, और फिर सेकंड पे 1 पे करेगा, नहीं तो फोर्थ से डायरेक्टली 1 पे जंप करेगा. लुक एट द काउंट, 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, 4 एरो, 5 एरो, 6 एरो. वैसे अगर वो 5वें से जंप करेगा तो 5 से 4 पे करेगा, 4 से 3 पे करेगा, 3 से 2 पे करेगा, 2 से 1 पे करेगा. हर एक में अलग अलग वेवलेंथ मिल रहा है. या तो 5 से 3 पे करेगा तो भी अलग वेवलेंथ मिलेगा. लॉजिक समझ रहा है ना, लॉजिक समझ रहा है. ठीक है, तो हर बार आपको वेवलेंथ अलग अलग मिलेंगे, एंड फॉर दैट यू हैव दिस फॉर्मूला n into n minus 1/2. तो देखो यहाँ पे अगर दो थे, आपका ऑर्बिट अगर 2 था, तो 2 into 2 minus 1/2, 2 minus 1 1 होता है, 2/2 1 होता है, आंसर इज 1. अगर आपके पास फिर थर्ड ऑर्बिट से जंप कर रहा है, सो 3 into 3 minus 1/2, तो 3 minus 1 is 2 और 2/2 कैंसिल, आंसर आ गया 3. यस,
अगर 4 है तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2, तो 4 इंटू 4 इंटू 3/2 विच इज इक्वल टू 6। आंसर मैच हो रहा है, लॉजिक समझ रहा है। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्म है। तो आपको बोला कि थर्ड से जंप कर रहे हैं, फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से थर्ड या फिर थर्ड से फर्स्ट, तो आंसर सेम है, थर्ड से जंप कर रहा है ना, तो 3 ऑप्शन है, आंसर बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज हाउ मच? लाइमन सीरीज का लिमिट, लिमिट मतलब याद रखना, देखो अभी लाइमन का मतलब क्या होता है? लाइमन का मतलब होता है एनी ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। पता है ना लाइमन का मतलब क्या होता है? एम ऑर्बिट से वो एन पे जाएगा और एन हमेशा फिक्स होता है। अगर लिमिट बोला है तो एम को इनफाइनाइट पकड़ लो, लिमिट अगर बोला है तो एम को इनफाइनाइट पकड़ लो। तो नाउ योर आंसर विल बी 1 by lambda is equals to r into 1 by n square, sorry, 1 by inner orbit square minus 1 by outer orbit square. So 1 by lambda is equals to r into 1 by, आपका inner orbit कितना है? 1 है ना, तो 1 by 1 square 1 ही होता है, माइनस m कितना है? इन्फिनिटी। 1 by इन्फिनिटी कितना होता है? 1 by इन्फिनिटी 0 होता है, 0। तो आंसर आ गया 1 by lambda इक्वल्स टू r। 1 by lambda पूछा है कि लैम्बडा पूछा है? लैम्बडा पूछा है, तो रेसिप्रोकल ले लो, तो लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू 1 by रेसिप्रोकल। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज इज हाउ मच? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, थोड़ा सा बुद्धि चलाओ हाँ बच्चों, थोड़ा सा बुद्धि चलाओ। मैंने आपको अच्छे से बताया था आज भी कि ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स है ना, गैप देखने का, खाली गैप। गैप क्या बताता है? गैप आपको एनर्जी बताता है। और आपके बुद्धि के अकॉर्डिंग सोचो, गैप अगर ज्यादा है मतलब एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू। तो मतलब अगर एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी एग्जाम में अगर एनर्जी पूछा है, ज्यादा एनर्जी, तो गैप ज्यादा चाहिए। अगर बोला है लो एनर्जी तो गैप लो चाहिए। लेकिन एक और एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी बाय लैम्बडा। तो एनर्जी और लैम्बडा उल्टा रिलेशन है, तो दैट मीन्स लैम्बडा अगर ज्यादा चाहिए मैक्सिमम, तो लैम्बडा और एनर्जी उल्टा रिलेशन, तो एनर्जी मिनिमम चाहिए। और एनर्जी मिनिमम मतलब गैप मिनिमम, गैप मिनिमम। लॉजिक समझ रहा है? तो लैम्बडा मैक्सिमम पूछा, देखो इधर पे, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लैम्बडा मैक्स मतलब द एनर्जी शुड बी मिनिमम, और अगर एनर्जी मिनिमम मतलब गैप मिनिमम है। लाइमन में मिनिमम गैप फिर कब रहता है? लाइमन में हमेशा फर्स्ट पे जंप करना है। कहां से? या तो सेकंड से कर सकते हो, या तो थर्ड से कर सकते हो, या तो फोर्थ से कर सकते हो। कहां पे स्मॉलेस्ट गैप दिख रहा है? स्मॉलेस्ट गैप ये दिख रहा है। लॉजिक समझ रहा है ना? एनर्जी मिनिमम मतलब गैप मिनिमम। तो आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है 1 by लैम्बडा इक्वल्स टू r इंटू 1 by n स्क्वायर माइनस 1 by n स्क्वायर, और मिनिमम के लिए क्या है? n 1 माइनस 1 by m कितना है? 2 स्क्वायर। So 1 by lambda is equals to r into 1 minus 1 by 4, which is 1 by lambda is equals to, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3r by 4। आपको लैम्बडा चाहिए, लैम्बडा इक्वल्स टू 4 by 3r, 4 by 3r। देखो ऑप्शन 4 by 3r, और r का वैल्यू पता है ना? रेडबर्ग्स, r का वैल्यू पता है? रेडबर्ग्स, r का वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर। सेंटीमीटर में बनाओगे अगर इसको सेंटीमीटर में बनाओगे तो कन्वर्जन आपको देना पड़ेगा। खैर वो सब अलग बात है, ये सब नंबर छोड़ देने का, बस ये देखने का डायरेक्ट 4/3r। यहाँ पे r ऊपर है तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऐसा समझ में? नेक्स्ट, an electron jumps from fourth orbit to first orbit in hydrogen atom, given the Rydberg's constant is this much, 10⁵ दिया है, the frequency in hertz of the emitted radiation will be how much? बहुत सिंपल है। कैसे? देखो मैं आपको अप्रोच सिखा रहा। अप्रोच क्या है? आपका टारगेट पूछा है, टारगेट क्या है? टारगेट एन है, एन बोलो या न्यू बोलो, जो भी बोले, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एन नहीं बोलेंगे क्योंकि एन तो ऑर्बिट नंबर के लिए होता है, तो टारगेट इज फ्रीक्वेंसी। यार फ्रीक्वेंसी का तो कोई संबंध ही नहीं पड़ा हम लोग ने। कोई बात नहीं, हमारे पास क्या यूज करने के लिए? इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट से जंप कर रहा है, एम पहले ऑर्बिट पे, एम पता है, एन पता है, आर भी पता है। आर कितना है? 10⁵ आर कितना है? 10⁵ पर सेंटीमीटर, 10⁵ पर सेंटीमीटर। अगर मीटर में बनाना, देखो ध्यान से, पर सेंटीमीटर मतलब नीचे सेंटीमीटर है, नीचे सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 10⁻² देना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? तो 10 अभी नीचे सेंटीमीटर है तो नीचे 10⁻²। वो 10⁻², अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻+2 हो जाएगा।
तो ये तो हमको ऑलरेडी पता है, खाली हमको आर की एग्जैक्ट वैल्यू पता है 1.097, वो लोग ने 1.0 ही लेके चले, मतलब आर को 1 लेके चले। आर पता है, एम पता है और पता है एन, एंड आपको बोला है फ्रीक्वेंसी ढूंढना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढ, फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढू? तो यार अगर फ्रीक्वेंसी नहीं पता, वेवलेंथ तो निकाल सकते हो। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से देखना, बहुत इजी ट्रिक्स होते हैं ये सब। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि यार मेरे पास ये फॉर्मूला है, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/n² माइनस 1/m²। अगर हाइड्रोजन एटम दिया है तो ठीक, अगर हाइड्रोजन नहीं दिया है तो हमेशा हाइड्रोजन ही लेके चलने का, अगर एटम मेंशन नहीं है। इधर पे हाइड्रोजन है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन नहीं रहता तो यहाँ पे z² भी आता, z² भी आता, ठीक है। एनीवे नाउ यहाँ तक तो सबको क्लियर है। 1/λ इक्वल टू आर की वैल्यू 10⁵, 1/n², n कितना है 1, तो 1/1² 1 होता है, माइनस 1/m², यहाँ पे m कितना था 4 था, तो 4 का स्क्वायर 16। यहाँ तक समझा? सो 1/λ इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, आर को 10⁻⁷ बनाया था आई थिंक अपन ने, हाँ पर मीटर में बनाने का ना, ये मिस्टेक कर रहा था मैं, आर को 10⁻⁷ बनाना है। हाँ नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 1 16 माइनस 1 15/16, तो ये हो जाएगा 15/16 इंटू 10⁻⁷, ये हो गया 1/λ। आपको क्या ढूंढने का है? आपको फ्रीक्वेंसी ढूंढना है ना, आपको फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, बराबर है। तो अगर आपको लैम्बडा मिल गया इतना, ये सब लाइट से रिलेटेड है, जो भी इलेक्ट्रॉन निकालता है अपने अंदर से, क्या निकालता है? लाइट निकालता है। और लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू n लैम्बडा, मालूम है ना? v इज इक्वल टू n लैम्बडा। आपको वेलोसिटी पता है लाइट का? हाँ पता है। लैम्बडा पता है? हाँ पता है। n ढूंढोगे? n ढूंढ लेंगे, बहुत आसान है। देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये, तो n ढूंढने के लिए क्या करोगे? लैम्बडा इधर भेजोगे, तो फ्रीक्वेंसी इज v बाय लैम्बडा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v इंटू 1/λ? सोचो ना थोड़ा, v बाय लैम्बडा को v इंटू 1/λ लिख सकता हूँ। और व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट? लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड इज कांस्टेंट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? लाइट की स्पीड इज 3 इंटू 10⁸। तो v की जगह 3 इंटू 10⁸ इंटू 1/λ, और 1/λ एज इट इज दिया है डायरेक्टली 15/16 इंटू 10⁻⁷। इसको डिवाइड करना है खाली, ठीक है। पावर पहले मिक्स कर दो इसको, एंड वो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। 15/16 को 1 भी ले सकते हो, 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर है ना, 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर है, तो आंसर 3 से थोड़ा सा छोटा नंबर आएगा। 3 से छोटा नंबर देखो तो कौन सा है? 2.81, 2.81, ये गलत है, ये गलत है। अब सी और डी में राइट आंसर कौन सा है? तो पावर मिक्स कर दो ना, 10⁻8 और 10⁻7 क्या आएगा? 10⁻15 आ जाएगा। कहाँ पे दिख रहा है 10⁻15? भाई कहीं नहीं दिख रहा, क्या मैटर है ना? सॉरी, मैं ये देख रहा था, ए और बी देख रहा था। ए और बी तो रॉन्ग हो गया ना, ए और बी तो रॉन्ग ऑप्शन है। हाँ ये दिख गया ना, 2.8 इंटू 10⁻15। नेक्स्ट एमसीक्यू, द लीस्ट एनर्जेटिक वेव नंबर इन पार्शियल सीरीज। हाँ एक नया चीज सिखाना है आप लोगों को, मुझे वेव नंबर, बहुत लोगों को वेव नंबर नहीं पता, मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को वेव नंबर नहीं पता, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, टाइम और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है ना, टाइम और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, टाइम इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम। वैसे ही वेवलेंथ और वेव नंबर का लॉजिक है। वेवलेंथ और वेव नंबर का, वेवलेंथ इज नथिंग बट 1/वेव नंबर, वेवलेंथ इज नथिंग बट 1/वेव नंबर, या फिर वेव नंबर को इधर भेजो, वेवलेंथ को इधर भेजो, तो ये फॉर्मूला, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/वेवलेंथ, वेव नंबर इक्वल टू 1/वेवलेंथ, वेव नंबर इक्वल टू 1/वेवलेंथ। ये कैसे आया? बहुत लोगों को ये नहीं पता, बराबर है। ध्यान से सुनना, मजेदार चीज, मजा आएगा, सुख की अनुभूति होगी, गारंटी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, द लॉजिक इज दिस। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर एक लैम्बडा इज 1 मीटर, हाँ बच्चों लैम्बडा इज 1 मीटर, तो मेरे को एक बात बताओ, 1 मीटर में कितना वेव बैठेगा रे? अगर आपने 1 मीटर का रास्ता लिया तो 1 मीटर में फिर कितना वेव बैठेगा? अगर लैम्बडा 1 मीटर है तो 1 मीटर में एक ही वेव बैठेगा। अब सोचो ध्यान से, अगर लैम्बडा हाफ मीटर है, हाफ मीटर मतलब 0.5 मीटर, तो एक बात बताओ, 1 मीटर में फिर कितने वेव्स बैठेंगे? 1 मीटर में कितने वेव्स बैठेंगे? अगर लैम्बडा आधा है मतलब आधे मीटर में एक वेव बैठ गया, तो और आधे मीटर में एक वेव बैठेगा, तो 1 मीटर में फिर कितने वेव बैठे? 1 मीटर में कितने वेव बैठे? 2 वेव बैठे, दिख रहा है नंबर? सिमिलरली लैम्बडा अगर 1/10 मीटर है, 1/10 मतलब 0.1 मीटर, तो अब ध्यान से देखना, 1/10 मीटर, तो ऑब्वियस सी बात है, एक वेव बैठने को 1/10, 2 वेव बैठने को 2/10, 3 वेव को 3/10, 4 वेव को 4/10, 5 वेव को 5/10, 6 वेव को 6/10,
7/10, 8/10, 9/10, 10/10 विच इज 1. सो 10 वेव्स लग गए आपको 1 मीटर में फिट करने के. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला रटा मारो. वेव नंबर इज 1/λ. लॉजिक समझा? वेव नंबर इज नथिंग बट 1/λ. तो आपको ढूंढने को क्या बोला एक्चुअली? आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहे थे. 1/λ ही ढूंढना. आपका टारगेट क्या? आपको टारगेट समझ में आ गया. आपका टारगेट इज 1/λ. दैट इज वेव नंबर. और 1/λ ढूंढना बहुत आसान है. क्या फॉर्मूला? 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1/n² माइनस 1/m². द ओनली सीक्रेट इज एनर्जी या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ. क्या बोला? देखो, लीस्ट एनर्जी मिनिमम मतलब गैप भी मिनिमम. ये गैप्स होते हैं. और बोला है पास्चन मतलब क्या? 1 2 3 थर्ड पे जंप कर रहा है. थर्ड पे कहां से जंप कर सकता है? थर्ड पे फोर्थ से कर सकता है, फिफ्थ से कर सकता है, सिक्स से कर सकता है. तो एनर्जी मिनिमम मतलब गैप मिनिमम मतलब कहां से जंप करेगा थर्ड पे तो मिनिमम मिलेगा. कहां से जंप करेगा तो मिनिमम मिलेगा. फोर्थ से जंप करेगा तो मिनिमम मिलेगा. दैट मीन्स m 4 है, n 3 है. बस वैल्यू डालना है. 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1/n. n कितना है? 3. तो 1/3² 9 माइनस 1/m². m कितना है? 4. तो 4 का स्क्वायर 16. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. r इंटू 16 माइनस 9 कितना होता है? 16 माइनस 9 7 होता है. और नीचे 16 इंटू 9 144. आ गया आंसर 7r/144. सीईटी में अगर ये सवाल आया तो सीईटी में इसके बदले एक ये ऑप्शन भी रहेगा 144/7r. और बहुत सारे बच्चे इसको टिक कर देंगे. क्यों? बच्चे बोलेंगे अरे सर मेरे को 1/λ मिल गया ना, मेरे को लैम्बडा चाहिए. तो लैम्बडा विल बी 144/7r. और यही पे आंसर रॉन्ग हो जाएगा. लैम्बडा थोड़ी पूछा है, आपको पूछा है वेव नंबर. वेव नंबर इज इटसेल्फ 1/λ. वेव नंबर 1/λ ही होता है. ये लॉजिक. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया. आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो स्लो पढ़ा रहा हूँ, ये पहला वीडियो है, ऑब्वियसली न्यू टॉपिक चल रहा है इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ. आज अभी देखता हूँ मैं. रुको, आज ना मैं चेक करता हूँ मेरा स्टैमिना कि कब तक बैठ सकता मैं. आज देखता हूँ. कल मैंने मतलब उस दिन मैंने ऑसिलेशन के सिर्फ 40 MCQs भेजे थे. अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मैं और रिकॉर्ड नहीं कर पाया. लेजी मी. क्या करूँ, मेरे पर्सनल डिजायर्स रहते हैं मूवी वगैरह देखने का, या फिर मूवी नहीं, मोस्टली तो एनीमे देखता हूँ. और कल एओटी देख रहा था, बिंज. एनीवे, आज नहीं, आज कुछ भी नहीं है. आज देखता हूँ मैं कब तक आज टिकूंगा. 9 बज गया है, रात के 9 बज गए. 10 बजे तक टिकूंगा, 11 तक टिकूंगा, 12 तक टिकूंगा, देखते. बट जो भी होगा उसके बाद रात को वॉक करने निकलूंगा, कुछ भी हो. तो जो बच्चे रात को देखेंगे अभी इमीडिएटली ये भेजने के बाद, यू गाइस कैन मैसेज मी कि सर हम लोग ने वीडियो देखा या देख रहे हैं. एटलीस्ट मैं चलते चलते मेरे बच्चों के साथ अपना चैट करूंगा कि कैसा चल रहा है पढ़ाई वगैरह कर. मुझे बहुत अच्छा लगता है बाय द वे. अगर मैं फ्री रहता हूँ ना, एकदम निवांत बैठा हूँ ना, तो मोस्टली पेड़ पौधों के नीचे जाके बैठता हूँ, नहीं तो धीरे धीरे रात को वॉक करता हूँ. उस टाइम पे मतलब अच्छी फीलिंग रहती है. तो वो टाइम पे मुझे बच्चों से बात करना बहुत अच्छा लगता है. जिसका भी मैसेज आए, कोई डाउट होगा या कंसर्न्स होंगे या फीडबैक होगा, या मान लो ऐसा कुछ आएगा जैसे कि मैं इंप्रूव हो सकता कि सर आप ऐसे पढ़ाएंगे तो और बेटर रहेगा, ऐसा वैसा. या बच्चे अपना पूछेंगे सर मैं कैसे पढ़ूं, तो वो टाइम पे मैं एकदम ओपन टू टॉक रहता हूँ. तो प्रोबेबली आज, नॉट प्रोबेबली, डेफिनेटली आज आफ्टर दिस वीडियो एंड्स, जैसे आपको अपलोड हो जाएगा लेके चलना कि मैं नीचे वॉक कर रहा हूँ. तो उस टाइम पे यू गाइस कैन मैसेज मी, जिसको जो भी कुछ पूछना उछना रहेगा. कुछ गप्पे वप्पे भी मार सकते भाई, कोई दुख नहीं जीवन में. नेक्स्ट, अ मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट. मोनो मतलब एक सिंगल वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कलेक्टर ऑफ अ ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन. देखो भाई, आपको दिया है ग्राउंड स्टेट. हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट मतलब कि कौन सा है? हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट मतलब कि कौन सा ऑर्बिट? हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट. सीधी बात, नो बकवास. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपके पहले ऑर्बिट में रहता है. अगर आपको बोला जाए कि सोडियम का ग्राउंड स्टेट कौन सा है, तो अपना सोडियम का ग्राउंड स्टेट इज 3, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 281. मालूम है ना लॉजिक? ये सब आपके ट्रिक्स होते हैं छोटे मोटे. प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए खाली. तो ग्राउंड स्टेट 1 है. And now it absorbs in such a way that 6 different wavelengths are observed when the hydrogen relaxes back to the ground state. The wavelength of the incident beam is how much? Oh, क्या सवाल है, मजा आ गया. आपको बोला है 6 टाइप्स के वेवलेंथ्स निकल सकते हैं. 6 टाइप्स के वेवलेंथ्स, 6 टाइप के वेवलेंथ्स निकल सकते हैं. तो थोड़ी बुद्धि लगाओ, वो कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट पे जंप करेगा. देखो यार, 2 ऑप्शन है, या तो वो एब्जॉर्ब करता है या तो रिलीज करता है. इतना तो सबको पता है. अगर एनर्जी एमिट करता है तो हमको पता है हायर से लोअर पे जाता है, हायर से लोअर पे जाता है. यहाँ पे सवाल उल्टा है. यहाँ पे एब्जॉर्ब बोला है, यहाँ पे आपको एब्जॉर्ब बोला है. तो अगर एब्जॉर्ब बोला है तो क्या रहेगा? लोअर टू हायर जाएगा. चलो कोई दुख नहीं,
लेकिन कहाँ पे जा रहा है, कौन से ऑर्बिट पे जा रहा है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स जो निकल रहे हैं, अलग अलग टाइप के निकल सकते हैं ना, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n माइनस 1/2। कितने वेवलेंथ्स निकल रहे हैं, 6 टाइप के, 6 टाइप के निकल रहे हैं। तो 6 टाइप इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2। इसको इधर भेजो, 6 2 12, 12 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1। प्लीज डू नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन लाइक इडियट्स। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें, अरे सर अपना n इंटू n होता है n स्क्वायर, माइनस 1 इंटू n होता है n, और ये तो इधर लेके जाओ, माइनस 12 इक्वल टू 0, फैक्टर्स निकालो। अरे ठंडा क्या, ठंडे दिमाग से सोचो, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। ऐसा एक नंबर और उसका जस्ट एक छोटा नंबर जिनको मल्टीप्लाई किया तो 12 मिलता है, एक ही ऑप्शन, 4 3 12, 4 3 12, मालूम है ना। तो आई कैन से कि वो जो इलेक्ट्रॉन है लोअर, फिर कहां से था, फर्स्ट ऑर्बिट था, एब्जॉर्ब कर रहा है ना इधर पे, ये नहीं है वो एमिट नहीं कर रहा, एब्जॉर्ब कर रहा, तो कहां से वो उड़ी मारेगा, उसका लोअर ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करेगा, कहां पे जाएगा, ज्यादा से ज्यादा फोर्थ ऑर्बिट पे जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट पे ज्यादा से ज्यादा जाएगा। तो आपको बोला है कि द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट बीम इज हाउ मच, बराबर। तो आपको सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करने का है, वेवलेंथ का फॉर्मूला, रेडबर्ग्स इक्वेशन लगा सकते हो, रेडबर्ग्स इक्वेशन लगा सकते हो। तो आपका इक्वेशन विल बी 1 by lambda is equals to r into 1 by n square minus 1 by m square. 1 by lambda as it is, r की वैल्यू 1.097 into 10 raised to 7, 1 by n square फर्स्ट ऑर्बिट, 1 by 1 square 1 minus 1 by 4 square 16। सिर्फ इसको सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये 15 by 16 हो जाएगा ना। सो 1 by lambda is equals to, ये हो जाएगा आपका 15 by 16 into रेडबर्ग्स, या लैम्बडा विल बी 16 by 15 into रेडबर्ग्स, बराबर। पावर छोड़ दो, पावर इग्नोर कर दो, नहीं पावर इग्नोर कर सकते क्या, हाँ पावर इग्नोर कर दो, क्यों, क्योंकि सबके ऑप्शंस के यूनिट देखो, न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसके आगे, बिना पेन उठाए, थोड़ा सा ब्रेन्स चलाने का, थोड़ा सा ब्रेन्स खाली। बाय 15 इंटू 1.097 इंटू 10 रेज़ टू 7, पावर छोड़ दो, आपको बस इनको डिवाइड करने का है, आपको सिर्फ इनको डिवाइड करना है। लॉजिक समझ रहा है, लॉजिक समझ रहा है, और इनको डिवाइड करके क्या आंसर आएगा, इनको डिवाइड करके क्या आंसर आएगा, तो भाई ऑलमोस्ट दोनों में से एक ऑप्शन राइट रहेगा, या तो 97 या तो 91। अब वो मैथमेटिक्स है आपका काम। अगला सवाल, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइमन सीरीज इज व्हेन r इज दिस मच इज हाउ मच। यार शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अब देखो सवाल, लैम्बडा मिनिमम छोटा वेवलेंथ, मैंने आपको क्रॉस फिटनेस सिखाया था जिम में, वो क्रॉस फिटनेस, जो बंदा रस्सी को धीरे धीरे हिलाता है उसकी रस्सी ऐसी दिखती है, जो बंदा रस्सी को जल्दी जल्दी हिलाता है जुक 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 जुक, उसकी रस्सी ऐसी दिखती है। कहाँ पे ज्यादा एनर्जी जाता है, यहाँ पे कि यहाँ पे, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगता है। तो अगर वेवलेंथ कम रहता है, अगर छोटा छोटा वेव है मतलब जल्दी जल्दी हिला रहा है वो, वेवलेंथ कम है मतलब एनर्जी मैक्सिमम है, और एनर्जी मैक्सिमम मतलब गैप मैक्सिमम, गैप मैक्सिमम। तो मैक्सिमम गैप लाइमन में कैसे मिलता है, मैक्सिमम गैप देखो, फर्स्ट ऑर्बिट, या तो सेकंड से फर्स्ट पे जंप करवाओ, या तो थर्ड से फर्स्ट पे जंप करवाओ, या तो फोर्थ से फर्स्ट पे जंप करो। यार हर जंप तो बढ़ता ही जा रहा है, तो सबसे ज्यादा कहां से होगा, इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट पे मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा या मैक्सिमम गैप मिलेगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला 1 by लैम्बडा इक्वल्स टू r into 1 by n स्क्वायर, यहाँ पे n कितना है 1 स्क्वायर, माइनस 1 by m स्क्वायर, और m कितना है इन्फाइनाइट, 1 by इन्फाइनाइट क्या होता है 0। तो 1 by लैम्बडा इज इक्वल्स टू r डायरेक्टली, या लैम्बडा इक्वल्स टू 1 by r, डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दो, लैम्बडा इज 1 by r, 1 by ये डिवाइड करना ना, बस इतना सा ब्रेन लगाओ, बस इतना सा ब्रेन लगाओ। r की वैल्यू पता है 1.097 into 10 raised to 7, बराबर है। अब बस सुनते जाना, 10 raised to 7 ऊपर भेजो, सो लैम्बडा इज 1 डिवाइडेड बाय 1.097 into 10 raised to -7 मीटर में, मीटर में, ठीक है। मुझे अगर इसको एंगस्ट्रॉम बनाना है, हाँ मुझे अगर इसको एंगस्ट्रॉम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 by 1.097 into 10 raised to -7 as it is। एंगस्ट्रॉम बनाने के लिए 10 raised to 10 देना पड़ता है ना रे भिड़ू, ए भिड़ू मालूम है कि नहीं रे सर्किट, 10 raised to 10 देना पड़ता है। तो 10 raised to -7 और 10 raised to 10 कितना आएगा, 10 raised to 3 बचेगा,
इनको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1 से जरा सा छोटा नंबर आएगा, 1 से जरा सा छोटा, क्योंकि ये 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है ना, तो 1 को अगर 1.1 से डिवाइड करोगे तो जरा सा छोटा नंबर आएगा। दैट मीन्स 0.9 समथिंग इंटू 1000 आ जाएगा, और 0.9 इंटू 1000 अगर आपने किया तो 900 के आसपास आएगा। भाई सोचना यार, 1 बाय 1 अगर 1 भी कर लिया भाई, 1 बाय 1 अगर 1 भी कर लिया तो 1 करके कितना आएगा, 1000 आंसर आएगा। एक्चुअली देखा जाए तो 1000 एंगस्ट्रॉम आएगा, 1000। 1000 से थोड़ा सा छोटा नंबर देखो कौन सा है, 911। कॉल 911 आएगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी ओके गूगल चालू नहीं होगी ना, नहीं तो 911 पे फोन लगा देगी। खैर मैं इंडिया में रहता हूँ, 112 पे लगाएगी। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट ऑफ द ब्रैकेट एंड फंड सीरीज इज। सुनना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आंसर रॉन्ग होने वाला है। 44 बाय 81 भी है, 81 बाय 44 भी है, 11 बाय 4 भी है, 4 बाय 11 भी है। बहुत लोगों का रॉन्ग होगा, मतलब अप्रोच राइट करने के बाद भी बहुत लोगों का रॉन्ग होगा। अप्रोच राइट करने के बाद भी बहुत लोगों का रॉन्ग होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपका टारगेट देखो, टारगेट क्या बोला है रे, टारगेट क्या बोला है, टारगेट बोला है फ्रीक्वेंसी का रेशियो। फ्रीक्वेंसी का रेशियो, अगर आपके पास थोड़ा सा ब्रेन है तो यू विल रियलाइज v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा, ये पता ना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा। अगर आप लोग n पूछोगे तो n इज इक्वल्स टू v बाय लैम्बडा है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, समझ रहा है, समझ रहा है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो बेसिकली आपका टारगेट क्या है, आपको टारगेट बोला है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रैकेट सीरीज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रैकेट सीरीज डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंड सीरीज, ये पूछा है। बट दिस इज इक्वल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उल्टा रिलेशन, सो दिस इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द फंड सीरीज सॉरी सॉरी क्लास, अगर आप लोग डिस्टर्ब हो रहोगे तो एक कॉल आ गया था मुझे, ओके सॉरी। नाउ आपका, सॉरी मैं कहाँ पे था, हाँ, आपको टारगेट दिया, फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा है। हमारा इस लेसन में हमको फ्रीक्वेंसी नहीं पता, दिस लेसन में हम लोग ने क्या पढ़ा है, इस लेसन में हम लोग ने लैम्बडा का पढ़ा है, 1 बाय लैम्बडा इक्वल्स टू r इंटू 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर, ये पढ़ा है ना हमने। बट हम लोग को इससे फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है, तो पहले मैंने आपको टारगेट का जुगाड़ बता दिया, मैंने पहले आपको टारगेट का जुगाड़ बता दिया। आपका ये टारगेट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रैकेट बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ फंड विल बी इक्वल टू लैम्बडा ऑफ फंड बाय लैम्बडा ऑफ ब्रैकेट, लैम्बडा ऑफ फंड बाय लैम्बडा ऑफ ब्रैकेट, बस ये करना है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो अभी फॉर्मूला, इतना ब्रेन लगाओ, लैम्बडा ऑफ ये फंड ऊपर आना चाहिए, लैम्बडा ऑफ ब्रैकेट नीचे आना चाहिए, बराबर है। तो देखो मैं क्या करूंगा, देखना बस, 1 बाय लैम्बडा ऑफ ब्रैकेट का फॉर्मूला विल बी r इंटू 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय m स्क्वायर ब्रैकेट के लिए, वैसे ही 1 बाय लैम्बडा ऑफ फंड विल बी r इंटू 1 बाय उसका n स्क्वायर माइनस 1 बाय उसका m स्क्वायर, बराबर है ना, बराबर है। अब मेरे को एक बात बताओ, रेशियो किसका लूं, 1 बाय ब्रैकेट बाय 1 बाय फंड या 1 बाय फंड बाय 1 बाय ब्रैकेट, थोड़ा सा ब्रेन लगा, ऊपर फंड चाहिए तो मैं इनका रेशियो लूंगा, इनका रेशियो, सो दैट ये टर्म ऊपर चला जाएगा। लॉजिक समझ रहा है, आर आर कैंसिल हो जाएगा। अब बस इतना बताना है कि लिमिट बोला है, लिमिट मतलब किधर, लिमिट मतलब किधर, लिमिट मतलब क्या, लिमिट मतलब इनफाइनाइट टू उसका अपना ऑर्बिट। तो वैसे भी ये लिमिट है, लिमिट है तो m क्या रहेगा, m इनफाइनाइट रहेगा ना, दोनों का लिमिट m इनफाइनाइट रहेगा, तो डायरेक्ट इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, ये टर्म गायब हो गया, ये टर्म गायब हो गया। ठीक है, लॉजिक समझ रहा है। अभी थोड़ा सा ब्रेन चलाना है खाली। ये कौन सा था, ये ब्रैकेट का था। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, देखो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। लाइमन मतलब पहले पे जंप, बाल्मर मतलब दूसरे पे जंप, पास्चन मतलब कि तीसरे पे जंप, ब्रैकेट मतलब कि चौथे पे जंप, और फंड मतलब पांचवे पे जंप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहाँ पे जंप करने का है,
यहाँ पे कहाँ पे जंप करने का है? आपको बोला है ब्रैकेट, मतलब चौथे पे जंप करना है, चौथे पे। तो 1/4 का स्क्वायर 16, ठीक है। सिमिलरली डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा 1/, फंड, फंड का जंप कहाँ पे आता है? फंड का पांचवे पे जंप आता है। सो 1/5 का स्क्वायर इज 25। लॉजिक समझा? लॉजिक समझा यहाँ तक? आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है। The ratio of the frequencies of the long wavelength, the ratio of the frequencies of the long wavelength, एक सेकंड ना, क्योंकि ऐसा नंबर देखेंगे तो 25/16 आ रहा है। मिनिमम लेके चलने का क्या? एक काम करो बच्चों, एक काम करो, थोड़ा सा अपन यहाँ पे झोल करते, क्या झोल करते सुनो। क्या करते हैं अपन, यहाँ पे आपको एक टर्म बोला है, इसकी वजह से शायद से कंफ्यूजन हुआ रहेगा। द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंट दिया है लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट, ओके। तो दैट मीन्स इनके बोलने का मतलब क्या पता है क्या? लैम्बडा मैक्सिमम चाहिए, ये लॉजिक था। लैम्बडा मैक्सिमम मतलब एनर्जी मिनिमम, और एनर्जी मिनिमम मतलब गैप मिनिमम। अब आपके सामने ड्राइंग है, ऐसे मैं गैप दिखा रहा, मैं गैप अलग अलग नहीं बना रहा, ऑलमोस्ट सेम गैप बना रहा, सो दैट हमको समझ में आए। 1 2 3 4 5 6, देखो गैप मिनिमम है। ब्रैकेट का क्या डेफिनेशन बोला था मैंने? देखो ना, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ब्रैकेट 4, फंड 5। तो ब्रैकेट का लिमिट क्या है? ब्रैकेट पे तुम लोग अपने को चौथे पे जंप करना है, ब्रैकेट मतलब चौथे पे जंप करने का। अब चौथे पे कहां से जंप कर सकते हैं? तो इन्फाइनाइट से जंप कर सकते हैं, या तो कहीं से भी कर सकते हैं, बट आपको बोला है लैम्बडा मैक्सिमम मतलब एनर्जी मिनिमम, और एनर्जी मिनिमम मतलब गैप मिनिमम। तो चौथे पे कहां से जंप करोगे? पांचवे से। तो ब्रैकेट के लिए ऐसा करना है, ब्रैकेट के लिए आप लोग को फिफ्थ टू फोर्थ पे जंप करने का। वैसे फंड के लिए, फंड का मतलब होता है पांचवे पे जंप, फंड मतलब पांचवे पे जंप। तो मिनिमम एनर्जी का मतलब है कि 6 to 5, तो इसके लिए 6 to 5 फंड के लिए, बस ये करना है। इसलिए अब आंसर आएगा। हम लोग का मिस्टेक, एक्चुअली मेरा मिस्टेक क्यों हुआ, मैंने लॉन्ग वेवलेंथ को इग्नोर कर दिया था, इसलिए मैं हमेशा लिमिट के चक्कर में लगा था। तो लिमिट हमेशा, एक्चुअली सिर्फ लिमिट बोलता है तो हमेशा आपका इन्फाइनाइट होता है लिमिट, बट लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट बोला है। लैम्बडा मैक्सिमम मतलब एनर्जी मिनिमम मतलब गैप मिनिमम वगैरह वगैरह। अब इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अगर आप लोग इसको ऊपर भेजोगे तो पहले एलएचएस देख लो कि एलएचएस क्या आएगा। एलएचएस आएगा लैम्बडा ऑफ फंड डिवाइड बाय लैम्बडा ऑफ ब्रैकेट, यही आएगा। और लैम्बडा ऑफ फंड बाय लैम्बडा ऑफ ब्रैकेट इज नथिंग बट न्यू ऑफ ब्रैकेट बाय न्यू ऑफ फंड। मतलब ये हम लोग का टारगेट अचीव हो गया, न्यू ऑफ ब्रैकेट बाय न्यू ऑफ फंड, ये टारगेट अचीव हो गया ना। तो मतलब कि एलएचएस ही आपका आंसर है। अब खाली इसको आपको सॉल्व करने का। 1/लैम्बडा ब्रैकेट बाय 1/लैम्बडा फंड अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा लैम्बडा फंड बाय लैम्बडा ब्रैकेट, लैम्बडा फंड बाय लैम्बडा ब्रैकेट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट बाय फ्रीक्वेंसी फंड। और वही ढूंढने बोला है, वही ढूंढने बोला है, फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट बाय फ्रीक्वेंसी फंड। तो सिर्फ इसको सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। आर आर आ गया, वो तो कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करना है तो क्या आएगा, देखो ऊपर आएगा 1/n, n कितना था 4 का स्क्वायर 16, माइनस 1/m, इसका m कितना था फिर 25, 5 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय फंड के लिए 1/n, फंड पे मतलब कि सिक्स टू फिफ्थ पे जंप करो तो फिफ्थ का स्क्वायर इज 25, माइनस से सिक्स से जंप करो तो 1/36। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 माइनस 16 डिवाइड बाय 16 इंटू 25 होल डिवाइड बाय 36 माइनस 25 बाय ये 25 इंटू 36। अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा आ जाएगा। इसको पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 25 माइनस 16 बाय 25 इंटू 16 होल डिवाइडेड बाय, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 36 माइनस 25 बाय 36 इंटू 25, ठीक है, विच इज इक्वल टू 25 माइनस 16 कितना होता है, 9 होता है, 9 बाय ये क्या आएगा मुझे नहीं पता, 25 इंटू 16 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा 36 माइनस 25 11 डिवाइड बाय 36 इंटू 25, तो ये नंबर ऊपर चला जाएगा। सो 9/25 इंटू 16 ये था, इनटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 36 इंटू 25/11, 25 कट, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 9 9 जा 81, 4 11 जा 44, तो 81/44 आंसर है, ठीक है। बहुत बार लेकिन इसमें मिस्टेक हो सकता है, तो ये
ये क्वेश्चन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा इसको स्टार बना कर रखो। आप लोग जब लास्ट में जून में आप लोग रिवीजन करोगे ना, जून में फाइनल जो रिवीजन करोगे तो वो रिवीजन में काम आएगा, वही चीज मार्किंग वाला सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। The first line of Balmer series have wavelength this much. What will be the wavelength of the first member of the Lyman series? रेशियो टाइप है भाई, बहुत सिंपल है। क्या बोला है? फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर। बाल्मर का फर्स्ट मतलब कि 3 to 2। बाल्मर मतलब सेकंड पे जंप कर रहा है ना, मालूम है ना। ये पहला होता है लाइमर, दूसरा लाइमन, दूसरा होता है बाल्मर, फिर होता है पास्चन, फिर होता है ब्रैकेट, फिर होता है फंड। लाइमर मतलब पहले पे जंप, बाल्मर मतलब दूसरे पे जंप, पास्चन मतलब तीसरे पे, ब्रैकेट मतलब चौथे पे और फंड मतलब पांचवें पे। तो ये बोला लाइमन का फर्स्ट लाइन, तो लाइमन का फर्स्ट लाइन मतलब कि 2 to 1। सॉरी मैंने उल्टा लिखा क्या? अरे यार लाइमन नहीं बोला है, बाल्मर बोला है, बाल्मर बोला, सॉरी। हाँ तो मेरा राइट था, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर। तो बाल्मर मतलब कि 3 to 2 बाल्मर के लिए। इसका लैम्बडा दिया और आपको बोला व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन। लाइमन का फर्स्ट मेंबर, लाइमन का फर्स्ट मेंबर मतलब 2 to 1 लाइमन का। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला। आपको टारगेट क्या ढूंढना है? आपका टारगेट क्या है? टारगेट लैम्बडा ऑफ बाल्मर है कि लैम्बडा ऑफ लाइमन है? लैम्बडा ऑफ लाइमन टारगेट है, लैम्बडा ऑफ बाल्मर तो दिया है, बराबर है। तो कैसे सॉल्व करने का? सिंपल, ऐसे 1 by लैम्बडा बाल्मर होल डिवाइड बाय 1 by लैम्बडा ऑफ लाइमन। जो ढूंढना है ना उसके रेडबर्ग्स इक्वेशन को नीचे रखो। याद रखना, जो टारगेट होता है ना बच्चों, वो टारगेट के इक्वेशन को डिनोमिनेटर में रखो। क्यों डिनोमिनेटर में रखो? क्योंकि वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो 1 by लैम्बडा बाल्मर माइनस 1 by लैम्बडा ऑफ लाइमन विल बी आर इंटू 1 by n स्क्वायर। बाल्मर का क्या था रे? बाल्मर का 3 से 2 था ना, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 by m का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय लाइमन का फॉर्मूला। लाइमन का फॉर्मूला 2 से 1 था, तो r इंटू 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by 2 स्क्वायर इज 1 by 4। समझा? आर उड़ गया, लाइमन ऊपर लेके जाओ, लाइमन ऊपर लेके जाओ। तो लैम्बडा ऑफ लाइमन बाय लैम्बडा ऑफ बाल्मर विल बी, इसको सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9 माइनस 4 इज 5, 5 by 4 9, 4 into 9 होल बाय, ये हो जाएगा आपका 3 by 4, इसको ये हो जाएगा आपका 3 by 4, 4 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 5 by 9 into 3। तो लैम्बडा भी इधर भेजो। सो लैम्बडा ऑफ लाइमन विल बी लैम्बडा ऑफ बाल्मर इंटू 5 by 9 into 3। तो ये कितना? 6 5 6 3, 6 5 6 3 बाल्मर इधर भेज दिया इंटू 5 by 9 into 3। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ मैं एक्चुअली। ओके कोई ना, देखते। आज वैसे भी मुझे अपना ही चेक करने का है कि मेरा विल पावर कहाँ तक पहुंचता है, कहाँ तक जा सकता है, कितना भी भले हो जाए। चलो लेट्स सी। नेक्स्ट, इफ द सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज, अब यहाँ पे आपको सीरीज लिमिट बोला है। लिमिट मतलब डायरेक्टली इनफाइनाइट से लेके 2 बाल्मर के लिए। देन सीरीज लिमिट ऑफ पास्चन मतलब इनफाइनाइट से लेके 3। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व करो। आपको बाल्मर का दिया है, पास्चन का ढूंढना है। 1 by लैम्बडा बाल्मर इज इक्वल टू आर इंटू 1 by n स्क्वायर। बाल्मर का n कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 by इनफाइनाइट 0। तो ये लिखने का ही नहीं, ये लिखने का ही नहीं। ठीक है, ये लिखने का ही नहीं, डायरेक्टली सिर्फ 1 by 4 लिखने का। होल बाय 1 by लैम्बडा ऑफ पास्चन इज आर इंटू 1 by n स्क्वायर, और पास्चन का n कितना है? 3 का स्क्वायर 9। पास्चन ऊपर भेजो, तो लैम्बडा पास्चन बाय लैम्बडा बाल्मर। ठीक है, लैम्बडा बाल्मर नीचे आएगा और लैम्बडा पास्चन ऊपर जाएगा, विल बी इक्वल टू a9 ऊपर जाएगा 9 by 4। डायरेक्ट आंसर, लैम्बडा पास्चन इज 9 by 4 इंटू लैम्बडा बाल्मर, और लैम्बडा बाल्मर फिर कितना दिया? 6400। 4 4 4 16 जा और 16 9 जा 144, 1440 सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज कितने सम्स होंगे देखते हैं 1 घंटे में। मेरा कितना टाइम हो गया? अरे 41 मिनट्स हो गया ना। ओके, ऑलमोस्ट 20 मिनट अभी बाकी है एक घंटा होने के लिए। देखते हैं फिर कितना सम्स होता है। बट 40 मिनट में मैंने 10 सम्स किए आज। नॉर्मली 40 मिनट में 20 सम्स होते हैं, तो आज मैं हाफ स्पीड में सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टेकिंग द रेडवर्क्स एज दिस मच, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। यार आपके पास ये फॉर्मूला है, 1 by लैम्बडा इज इक्वल टू आर इंटू 1 by n स्क्वायर। n कितना है देखो ना, सेकंड, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 by n m स्क्वायर, m कितना है? फिर 3 का स्क्वायर 9। तो 1 by लैम्बडा मिल जाएगा। हमको क्या चाहिए? हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए ना। अभी देखो ना, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी या c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा। सो बेसिकली इस पूरे इक्वेशन को सिर्फ आपको c से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा ब्रेन चलाने का।
अगर आपने इसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई किया तो सी बाय लैम्बडा क्या होता है, न्यू ही होता है ना। तो डायरेक्टली क्या करना है, खाली स्पीड को रेडबर्ग से मल्टीप्लाई कर दो और इसको सॉल्व कर दो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5/36 होता है, मालूम है ना। 9 1 9 -4 1 4, 9 -4 इज 5 और नीचे आपका 36। तो सी इंटू आर। तो फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, रेडबर्ग्स आपको पता है 10⁷ इंटू 5/36। 3 1 जा 3 12 जा, सॉल्व करना है खाली, ठीक है। 5/12 फिर कितना होता है, 4 के आसपास आएगा या 5 के आसपास आएगा, बराबर ना। और कोई नंबर नहीं बचा, हाँ यही है। तो 12 4 48, 5 बचा 4 पॉइंट समथिंग 4, आगे आंसर। लॉजिक समझा? आई होप आप लोग को झेप रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th वन, 11th हो गया ना। The wavelength of emitted radiation in terms of R is this much. Then the electron jumps from what? आहा, कितना सुंदर सवाल है रे, कितना सुंदर सवाल है। दो ऑप्शन, दो मेथड है इसको सॉल्व करने का। एक डायरेक्ट सम को उड़ी मार लो, या फिर ऑप्शंस को सब्स्टिट्यूट करो। सीईटी में बहुत बार ऐसा चांस आता है, जिन लोगों के पास नॉलेज की कमी है, जो लोग ने लैक ऑफ प्रैक्टिस किया है, जिनके पास लैक ऑफ प्रैक्टिस है, मतलब जिसको अच्छे से आता नहीं है, ब्रेन्स है थोड़ा सा ब्रेन्स है लेकिन थोड़े लेजी थे, तो वो लोग ये एक काम कर सकते हैं। मैं मतलब ये नहीं करता, मैं शाबाशी नहीं देता ऐसे बच्चों को कि पढ़ाई नहीं किया, बट मैं बोल रहा हूँ कि एक ही ऑप्शन है अभी। अगर आपने प्रैक्टिस कम किया है बट आपके पास ब्रेन्स है, तो आप लोग क्या करने का, ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करने का, ऑप्शन को पुट करने का इन द क्वेश्चन। मोस्टली मैथ्स में काम आता है। मैथ्स में जैसे लाइन और प्लेन का रहता है ना, आपको बोलेंगे फाइंड आउट द पॉइंट विच इंटरसेक्ट्स बोथ द पॉइंट वगैरह वगैरह, या फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट वगैरह वगैरह। तो सिर्फ ऑप्शंस में ABCD ऑप्शंस में आपके पास इक्वेशंस रहेगा लाइन का। जैसे एग्जांपल आपको बोला है, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4 एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और प्लेन का इक्वेशन। क्या करने का, इसको इसमें घुसाड़ देने का, ये पॉइंट को इस इक्वेशंस में घुसेड़ देने का। लक अच्छा रहेगा तो कोई एक ही इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट होगा, लक अच्छा नहीं रहेगा तो दो इक्वेशंस में आएगा, दो इक्वेशंस एलिमिनेट हो जाएंगे। बट एटलीस्ट मोस्टली आपके पास दो ऑप्शन तो बचेंगे। लक अच्छा रहेगा ना तो बस एक को ही वो सेटिस्फाई करेगा। आगे आंसर, ठीक है। यहाँ पे वही लॉजिक लगाएंगे अपन, यहाँ पे वो लॉजिक लगा सकते हैं, बट इसके लिए और भी ट्रिक्स है, थोड़ा सा सोचेंगे पहले। चलो पहले मैं इतना बताता हूँ। देखो ये दिख रहा है आपको लैम्बडा, बराबर है। लैम्बडा इज इक्वल टू 36/5R। तो 1/λ क्या होगा, 1/λ होगा 5R/36, बराबर। 1/λ इक्वल टू R बाहर निकालो, अंदर क्या दिख रहा है 5/36। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं, तो मुझे पता है कि ऑप्शंस क्या रहते हैं। देखो ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 4, ऑर्बिट 5, ऑर्बिट 6। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अगर आपको पता होगा, हम लोग ने ऐसे किया था 1/n² - 1/n²। जब आप लोग फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन रहता है और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे कौन से दो नंबर है जिनको सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आता है और मल्टीप्लाई किया तो 36 आता है? कौन से दो नंबर है जिनको सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आएगा और मल्टीप्लाई किया तो 36 आएगा? 4 और 9। दैट मीन्स आप लोग बोलोगे कि सर एमिट कर रहा है मतलब कहां से उड़ी मार रहा है? एमिट कर रहा है मतलब हायर टू लोअर पे जंप कर रहा है, हायर टू लोअर। तो कहां से कहां पे जंप कर रहा है? थर्ड से सेकंड पे। सर वो थर्ड से सेकंड पे जंप कर रहा है, यकीन नहीं हुआ? चलो सॉल्व करके देखते हैं। 1/λ इक्वल्स टू R इंटू 1/, मान लो मैं ये बोल रहा थर्ड ऑर्बिट से सेकंड पे जंप कर रहा, तो n is 2 एंड m is 3, ठीक है। तो 1/n² विच इज 4 माइनस 1/m² विच इज 3 का स्क्वायर 9। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1/λ इक्वल्स टू R इंटू 9 1 जा 9 माइनस 4 1 जा 4/4 इंटू 9। मैं ये बोल रहा था ना, न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन। सो 1/λ इक्वल्स टू 9 - 4 इज 5R/36। तो लैम्बडा विल बी 36/5R। मजा आया? मजा आना ही मांगता थर्ड से सेकंड पे जंप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज इज दिस मच, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विल बी हाउ मच? अरे चुम्मा प्रॉब्लम, लिटरली दोनों भी लाइमन है ना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखो, लैम्बडा मिनिमम दिया है कितना, 912। लैम्बडा मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम। लाइमन के लिए कहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता है?
इंफिनिटी से 1। वैसे ही लैम्बडा मैक्सिमम पूछा है कि कितना है, तो लैम्बडा मैक्सिमम मतलब एनर्जी मिनिमम, और एनर्जी मिनिमम लाइमन में कहां पे मिलता है, जब आप लोग 2 to 1 जंप करते हो, बराबर। इतना पता है ना, तो चलो इतने पे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आप लोग बोलोगे सर 1 बाय लैम्बडा ऑफ मिनिमम, जो मुझे पता है इसलिए न्यूमरेटर में रखा, डिवाइडेड बाय 1 बाय लैम्बडा मैक्सिमम, 1 बाय लैम्बडा मैक्सिमम जो मुझे नहीं पता, विल बी इक्वल्स टू, ऊपर रेड बॉक्स नीचे रेड बॉक्स कैंसल। लैम्बडा मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम, लाइमन के लिए मैक्सिमम मतलब इनफाइनाइट से 1, मतलब कि m इनफाइनाइट हो गया और n 1 हो गया, तो यहाँ पे खाली सब्स्टिट्यूट करने का, 1 बाय n स्क्वायर इज 1 माइनस 1 बाय इनफाइनाइट स्क्वायर। वैसे ही वेवलेंथ मिनिमम, वेवलेंथ सॉरी यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में वेवलेंथ मैक्सिमम है, वेवलेंथ मैक्सिमम मतलब एनर्जी मिनिमम, एनर्जी मिनिमम मतलब गैप कम, और मिनिमम गैप कहाँ पे मिलता है ग्राफ में, मिनिमम गैप कहाँ पे मिलता है सर, यहाँ पे मिनिमम मिलता है 2 से 1 ना, तो इधर पे m2 है इधर पे n1 है, तो इधर पे आएगा 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर विच इज 4। सिर्फ इज्जत से सॉल्व करने का, ये तो वैसे भी 0 हो जाएगा, देखो इज्जत से लैम्बडा मैक्स ऊपर लेके जाओ, सो लैम्बडा मैक्स बाय लैम्बडा मीन विल बी, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाय 4 कितना होता है 3 बाय 4, 4 ऊपर चला जाएगा, सो लैम्बडा मैक्स बाय लैम्बडा मीन विल बी 4 बाय 3, लैम्बडा मीन लैम्बडा मैक्स 4 बाय 3 912 डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9, बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली 3 4 जा 12 लिखते हैं, जाहिलो 3 3 जा 9 होता है, उसके बाद एक नंबर डिवाइड नहीं होता है तो 0 देने का, फिर दो नंबर्स लेने का, तो 3 4 जा 12। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 12, 4 4 16, 12 16, 12 16 आ गया आंसर। झेप रहा है क्या रे, आई होप झेप रहा है तुम लोगों को, मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, मैं बहुत धीरे ले रहा हूँ, बहुत धीरे मतलब भाई क्या ही बोलूं मैं, कुछ 10 पीढ़ी बाद के लोग अगर ये वीडियो देखेंगे बोलेंगे अरे इतना बालिश टॉपिक सिखाते थे, ये तो हम लोग हमारे बच्चों को एलकेजी में पढ़ाते हैं, क्या पता भाई, बोल नहीं सकते ना, और इलॉन मस्क इंसान के दिमाग में क्या क्या तो घुसेड़ते रहता है, वो भी एक अलग शॉट है। चलो आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे था मेरा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पे, हाँ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज इज दिस मच, देन द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ द बाल्मर सीरीज। धीरे धीरे सवाल का टाइप्स चेंज हो रहा है खाली, बट आई वुड रेकमेंड ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि आपके सीईटी में एक क्वेश्चन लाइमर बाल्मर वगैरह मतलब कि स्पेक्ट्रल एमिशन पे एक सवाल आएगा, एक सवाल, एक एमसीक्यू एमिशन पे आएगा और एक एमसीक्यू रेडियो एक्टिविटी पे आएगा, प्लीज इतना याद रखना, अभी बता दे रहा हूँ मैं, इतना याद रखना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे 2 एमसीक्यूज आएंगे, एक एमसीक्यू ये वाले फॉर्मूला से रिलेटेड होगा, ये वाले फॉर्मूला से रिलेटेड होगा, और दूसरा एमसीक्यू रेट लॉ से होगा, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, और वो लॉ मैंने अभी तक सिखाया नहीं है, ठीक है, मैं कल के लेक्चर में सिखा दूंगा। हाँ चलो लेट्स मूव अहेड, भाई हो गया क्या मेरा 1 घंटा 50 मिनट्स हो गया, और 10 मिनट्स बाकी है, कम ऑन 10 मिनट्स में एटलीस्ट मुझे 10 क्वेश्चंस भी कर लिया तो 25 हो जाएगा, दैट इज स्टिल अ गुड, नहीं हो पाएगा 10 बट एनीवे चलो देखते हैं। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, लाइमन का फर्स्ट लाइन, ठीक है, लाइमन का फर्स्ट लाइन ड्राइंग बनाने का, लाइमन का पहला लाइन मतलब 2 to 1, ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड बाल्मर, बाल्मर का सेकंड लाइन, बाल्मर का सेकंड लाइन, बाल्मर मतलब कि 2 पे जंप करता है, तो 2 पे या तो 3 से जंप करेगा या तो 4 से जंप करेगा, तो 4 to 2 लो, क्योंकि सेकंड लाइन है ना, फर्स्ट लाइन रहता था आपका 3 to 2, आपको सेकंड लाइन बोला तो 4 to 2, बस सॉल्व कर देने का। आपको ढूंढने को क्या बोला, आपको बाल्मर का ढूंढने बोला ना, बाल्मर का, तो ऊपर लाइमन लो, 1 बाय लैम्बडा ऑफ लाइमन बाय 1 बाय लैम्बडा ऑफ बाल्मर विल बी आर आर कैंसिल, उड़ा दो, 1 बाय एन स्क्वायर, लाइमन का एन कितना है 1, माइनस 1 बाय एम स्क्वायर, एम कितना है 2 का स्क्वायर 4, डिवाइड बाय 1 बाय बाल्मर का एन कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर 16, इसको सॉल्व करना है, 1 माइनस 1 बाय 4 इज 3 बाय 4, डिवाइड बाय 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16 फिर कितना होता है, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे 4 से, तो 4 यहाँ पे 4 4 16 होएगा, 4 माइनस 1 इज 3 बाय 16, लॉजिक समझ रहा ना, 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3, नीचे 16, तो 3 3 उड़ गया, 16 ऊपर लेके जाओ, तो 16 बाय 4 आंसर आ जाएगा 4 आंसर, और यहाँ पे लैम्बडा बाल्मर ऊपर जाएगा, लैम्बडा बाल्मर बाय लैम्बडा ऑफ लाइमन विल बी 4,
लैम्बडा बाल्मर विल बी 4 इंटू लैम्बडा लाइमर। आंसर आ गया इसके 4 गुना। 121 का 4 गुना फिर कहाँ पे दिख रहा है? आई थिंक इट इज 486। समझा क्या? Wavelength of radiation emitted when an electron jumps from a state A to state C is this much, and it is 6000 when the electron jumps from B to C. Wavelength of the radiation emitted when the electron jumps from state A to B will be how much? बहुत सारे मारुति डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इडियट्स। देख लो, इंपॉर्टेंट है, मैं सॉल्व कर रहा। आपको क्या बोला है देखो, इतना सोचो थोड़ा। ए से लेके सी पे जंप कर रहा है, जब ए से लेके सी पे तो 2000 एंगस्ट्रॉम निकल रहा है। उसके बाद when the electron jumps from B to C, जब वो B to C पे जंप कर रहा है, B to C पे जंप कर रहा है तो वो 6000 निकल रहा है। अब आप लोग मेरे को बताओ कहां पे ज्यादा एनर्जी रहेगा? थोड़ा सा ब्रेन चलो, थोड़ा सा ब्रेन। ए से सी में लैम्बडा मिनिमम है और बी से सी में लैम्बडा मैक्सिमम है। जहां पे लैम्बडा कम है वहां पे एनर्जी ज्यादा रहता है, पता है ना? जहां पे लैम्बडा कम है वहां पे एनर्जी ज्यादा है। सो बेसिकली ए और ज्यादा ऑर्बिट है, तो ऐसा ड्राइंग बनाने का, ये सी ऑर्बिट, ये बी ऑर्बिट, ये ए ऑर्बिट। लॉजिक समझ रहे हैं? ए से लेके सी पे जंप किया तो आपको लैम्बडा मिल रहा है 2000। फिर बी से सी पे जंप किया तो बी से सी पे कम एनर्जी है ना, बी से सी पे कम एनर्जी, तो कम एनर्जी मतलब वेवलेंथ ज्यादा। ऐसा लॉजिक लगाना। यहां तक समझ में है? तो आपको क्या बोला है? आपको बोला है इन लोगों ने, आपको सवाल क्या पूछा है? आपको सवाल पूछा है वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम ए टू बी। अब आपको पूछा इलेक्ट्रॉन ए से बी पे जंप करेगा तो कितना आएगा? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सब कुछ एनर्जी से रिलेटेड है। थोड़ी सी बुद्धि चलो, देखो मजेदार पार्ट है। आप लोग बोलोगे सर मजा आ गया, बात आज। देखो कैसे सब कुछ एनर्जी से रिलेटेड है। मेरे को इतना लॉजिक समझ रहा है कि एनर्जी ऑफ ए माइनस एनर्जी ऑफ सी, अगर मैं एनर्जी ऑफ ए माइनस एनर्जी ऑफ सी करूंगा, यहां से यहां पे जंप करूंगा ना, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू, ये देखो ए माइनस सी मतलब क्या? ए टू सी पे जंप कर रहा है, तो ए टू सी पे जंप करने में जो एनर्जी निकल रहा है वो एनर्जी कितना है? ए टू सी पे जंप करने का एनर्जी कितना है? दैट इज इक्वल्स टू ए टू बी का जंप के एनर्जी, ए टू बी के जंप का एनर्जी प्लस बी टू सी के जंप का एनर्जी। लॉजिक समझ रहे क्या? ये बात समझा क्या? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको जनरल फॉर्मूला सिखाने वाला। दी एनर्जी ऑफ ए माइनस एनर्जी ऑफ सी, देखो ना, अगर वो ए से सी पे जंप कर रहा है तो क्या करते हैं? हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट। तो ए से सी का जंप का एनर्जी विल बी इक्वल्स टू ए से बी का एनर्जी विच इज एनर्जी ऑफ ए माइनस एनर्जी ऑफ बी प्लस बी से सी का जंप मतलब एनर्जी ऑफ बी माइनस एनर्जी ऑफ सी। अब थोड़ी सी बुद्धि लगा, लैम्बडा का फॉर्मूला पता है ना सबको? हाँ, तो ए से सी के जंप का फॉर्मूला क्या आएगा? एनर्जी का फॉर्मूला वैसे भी सबको पता है, एच सी बाय लैम्बडा होता है, इतना पता है ना सबको? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच सी बाय लैम्बडा। तो एच सी बाय लैम्बडा कहां से कहां पे? ए टू सी विल बी इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा ए टू बी प्लस एच सी बाय लैम्बडा बी टू सी। एच सी उड़ा दो, डायरेक्ट ये जनरल फॉर्मूला। प्लीज इसको फॉर्मूला लिख लो, अगली बार से आपको हेडेक लगाने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला 1 बाय लैम्बडा ऑफ ए टू सी विल बी इक्वल्स टू 1 बाय लैम्बडा ऑफ ए टू बी प्लस 1 बाय लैम्बडा ऑफ बी टू सी। सो दैट मीन्स अगर आपको बोला जाए कि वो इलेक्ट्रॉन ए से लेके सी पे जंप करने में सबसे ज्यादा एनर्जी ले रहा है और उसके बीच में इधर से इधर जा रहा है, तो अपने को सबको पता है ना, देखो ना, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ई टोटल विल बी E1 प्लस E2, बराबर है? ई टोटल विल बी इक्वल्स टू E1 प्लस E2। लेकिन एनर्जी और लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी और लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 1 बाय लैम्बडा टोटल विल बी 1 बाय लैम्बडा 1 प्लस 1 बाय लैम्बडा 2। सिर्फ आपको पता रहना चाहिए कौन सा लैम्बडा क्या है, और उसका मैंने पहले ही हिंट सिखा दिया था। ए से सी सबसे ज्यादा एनर्जी दिख रहा है, ए से सी सबसे ज्यादा एनर्जी दिख रहा है। लॉजिक समझ रहे हैं ना? ए से सी इज गिविंग यू मैक्स एनर्जी। ऐसे कैसे पता? ए से सी मैक्स एनर्जी क्यों? क्योंकि लैम्बडा मिनिमम है। तो 1 बाय लैम्बडा ऑफ ए टू सी वो कितना है? 1 बाय लैम्बडा ऑफ ए टू सी, 1 बाय लैम्बडा ऑफ ए टू सी 2000 है, विल बी इक्वल्स टू 1 बाय लैम्बडा ऑफ ए टू बी। वो पता है क्या? शायद से वही ढूंढने बोला है, ए टू बी ढूंढने बोला है। 1 बाय लैम्बडा ऑफ ए टू बी नहीं पता, प्लस 1 बाय लैम्बडा ऑफ बी टू सी, और बी टू सी पता है, बी टू सी आपको 6000 है, 1 बाय 6000। इसको इधर भेज दो खाली 1 बाय 6000 को, तो 1 बाय 2000 माइनस 1 बाय 6000 विल बी
स्टूडेंट्स सॉरी, थोड़ा सा ये हुआ, एक काम आ गया था एक्चुअली। मैं वीडियो को पॉज करता, इसको स्टॉप नहीं करता वीडियो को, क्योंकि अभी तक क्या 10-12 एमसीक्यूज हुए। वीडियो को पॉज कर रहा हूँ मैं, और फिर वापस रेज्यूम में कर दूंगा, वापस आके इसका आंसर निकाल देते। खाली 1000 को कॉमन निकाल दो, वो इग्नोर करो। 1/2 और 1/6 का सब्ट्रैक्शन कितना होता है? अरे इंटू 3 करो ना। सो 3/6 माइनस 1/6 वो कितना होता है? 2/6। तो ये हो जाएगा 2/6 will be equals to 1 by lambda. So lambda will be how much? Lambda will be 6/2, which is equals to 3000 एंगस्ट्रॉम। आया समझ में? मजा आया? अरे मजा आना ही मांगता है कसम से, बहुत चुम्मा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि नया है ना, थोड़ा सा नया है, वह थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था, यूनिक। तो आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला सीखने मिला, इसलिए। नेक्स्ट, ये हो गया 15th। हाँ, ऑलराइट क्लास, आई एम जस्ट पॉजिंग द वीडियो। आपको इश्यू नहीं होगा, क्योंकि वीडियो पॉज करके फिर वापस चालू नहीं होगा, मतलब उतने पे पॉज हो जाएगा, फिर वापस से रेज्यूम होगा आगे जाके। सो जस्ट अ सेकेंड, पॉज कर रहा हूं मैं, मिलता हूं। आपके लिए तो 1 सेकंड होगा, मेरे लिए 15 मिनट्स। ऑल राइट, तो हेलो स्टूडेंट्स, आ गया वापस मैं। मुझे टाइम लग गया आधा घंटा, आप लोगों के लिए 1 सेकंड। टेक्नोलॉजी का फायदा। हम कौन से सम पे थे रे? ये हो गया था 15th हो गया था, राइट? अपने को 16th करना है। लेट्स स्टार्ट विद द 16th। Electron jumps from 4th orbit to 2nd orbit of hydrogen atom given Rydberg's constant at this much. The frequency in hertz of the emitted is how much? बहुत सिंपल है, 1 by lambda निकालो और इसको c से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब c into r into 1 by n square minus 1 by m square आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, the ratio of the largest to shortest wavelength in Lyman series of hydrogen is how much? Ratio of क्या पूछा है? lambda largest to lambda shortest। लॉजिक समझ रहा है? ये पूछा ना, द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट टू शॉर्टेस्ट। तो कैसे सॉल्व करने का? बहुत सिंपल, 1 बाय लैम्बडा मिनिमम निकालो अलग से, 1 बाय लैम्बडा मैक्सिमम निकालो अलग से, और रेशियो ले लो। रेशियो कैसे लेने का मैंने बताया है आपको। आपको क्या पूछा है? लार्जेस्ट का ऊपर रहना चाहिए और शॉर्टेस्ट का वेवलेंथ नीचे रहना चाहिए, ठीक है? खैर ये सब तो आपका मैथमेटिक्स है, वो सब इग्नोर करो, आपको अपने दिमाग से लगाने का। आप लोग ने उल्टा कर दिया तो क्या होगा? बाद में रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, वही होगा ना ज्यादा से ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, मिनिमम लाइमन पूछा है, दोनों भी लाइमन के लिए। अभी ये आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम, लाइमन का मिनिमम देखो ध्यान से, ये हो गया एनर्जी मिनिमम। अगर एनर्जी मिनिमम ये है तो ये वेवलेंथ मैक्सिमम है, सीधी बात, नो बकवास। जिम का लॉजिक बताया था, कम एनर्जी मतलब आदमी रस्सी धीरे धीरे हिला रहा है, तो बड़े बड़े वेव्स बनेंगे। एनर्जी मैक्सिमम गैप सबसे ज्यादा, एनर्जी मैक्सिमम मतलब वेवलेंथ मिनिमम, तो जुप 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 ऐसा ऐसा रहना चाहिए। सो एनीवे आपके पास लॉजिक आ गया। अभी लैम्बडा मिनिमम चाहिए, लैम्बडा मिनिमम के लिए एनर्जी मैक्सिमम, और एनर्जी मैक्सिमम फिर कब होता है? जब आप इन्फिनिटी से फर्स्ट पे जंप कर सकते हो। लैम्बडा मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम मतलब आप लोग सबसे दूर जंप कर रहे हो, गैप सबसे ज्यादा रहना चाहिए, तो वो होता है 1/1 स्क्वायर माइनस 1 by इनफाइनाइट स्क्वायर। और लैम्बडा मैक्सिमम विल बी व्हेन एनर्जी इज मिनिमम, एंड एनर्जी मिनिमम मतलब गैप सबसे कम, और सबसे फिर कम गैप कम मिलता है 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। समझा क्या? अब इसका रेशियो लेने का, आपको लैम्बडा मैक्स ऊपर से है ना, तो इसलिए इनका रेशियो ऐसे लो सो दैट लैम्बडा मैक्स ऊपर चला जाएगा, ये उड़ जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। ओरल आंसर है यार, ओरल आंसर देख के समझ जाता आंसर क्या रहेगा, ठीक है? वेरी सिंपल। नेक्स्ट, if the wavelength of the first line of Balmer is given, then the wavelength of the second line of the same series का second line है यार, देखो ना, 1 by lambda of Balmer, ये आपका कौन से के लिए? the wavelength of the first line, ये first line के लिए। तो first line का लॉजिक क्या होता है? r into 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, बाल्मर है ना। और ये अगर आपको सेकंड लाइन पूछे तो सेकंड लाइन का क्या आएगा? r into 1/4 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। लॉजिक समझ रहे हैं ना? अरे बाल्मर n इज इक्वल टू 1 नहीं, n इज इक्वल टू 2। तो बाल्मर का फर्स्ट जंप मतलब 3 to 2 एंड सेकंड जंप मतलब 4 to 2, तो ये आपका 3 to 2, ये आपका 4 to 2, इसका सॉल्व कर देने का आंसर आ जाएगा। चलो अब स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट रेपिटेटिव है क्वेश्चन, तो मैं सॉल्व नहीं करने वाला ऑब्वियसली। फर्स्ट मेंबर, हाँ अभी अगला, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द पास्टन सीरीज इन हाइड्रोजन इज दिस मच, देन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ पास्टन इज हाउ मच? देखो भाई ध्यान से सुनना,
फर्स्ट जंप, फर्स्ट मेंबर मतलब फर्स्ट जंप ऑफ पास्टन सीरीज, पास्टन का फर्स्ट, लाइमर, बाल्मर, पास्टन, n इज इक्वल टू 3। तो पहला जंप मतलब ये वाला 4 to 3, फर्स्ट जंप मतलब 4 to 3 ऑफ पास्टन। ठीक है, तो फर्स्ट जंप का आपको दिया है लैम्बडा, आपको बोला द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लैम्बडा मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम, और एनर्जी मैक्सिमम मतलब गैप मैक्सिमम। गैप मैक्सिमम पास्टन में कब मिलेगा? जब आप इनफाइनाइट से थर्ड पे जंप करोगे, इनफाइनाइट से थर्ड पे, तो आपको वापस फॉर्मूला मिल गया। एक केस में इनफाइनाइट टू थर्ड, एक केस में 4 to थर्ड, और इनको दोनों का रेशियो लेके सॉल्व कर देने का। नेक्स्ट, if lambda max is this much, then the wavelength of second line of Balmer series is how much? सबसे ज्यादा वेवलेंथ दिया है आपको लैम्बडा मैक्स, तो वो क्या रहेगा? थिंक अबाउट इट। सबसे ज्यादा बाल्मर में कब मिलता है? कब मिलता है रे बाल्मर में? सबसे ज्यादा कब मिलता है? लॉजिक लगाओ, आंसर सबको पता है। ठीक है, सॉल्व करो। पहले देखो आपको क्या बोला, वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन। आपका टारगेट देखो क्या है, आपका टारगेट देखो क्या, आपको टारगेट बोला है सेकेंड जंप या सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन इन बाल्मर। बाल्मर में सेकेंड लाइन मतलब कि 4 to 2 जंप, तो 1 by लैम्बडा इज इक्वल टू r इंटू 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by 4 स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। तो 1 by लैम्बडा इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो r इंटू, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 माइनस 1 3, 3 by 16, या लैम्बडा इज इक्वल टू 16 by 3r, लैम्बडा इज 16 by 3r। ये क्या किया इन लोग ने? लैम्बडा मैक्स इज दिस मच इन द वेवलेंथ ऑफ द, हैं क्या ये? स्टूपिड पीपल, ये क्यों दिया है? अगर ऑप्शन डायरेक्ट दिख रहा है तो आई डोंट नो क्या किया इन लोगों ने, इडियट्स। छोड़ो, इग्नोर करो, अपने को आंसर आ गया, बस हो गया। 21वां, for Balmer series the wavelength of the first line is 1 lambda, and for the bracket series the wavelength of the second line is 2 lambda, then the ratio is how much? यार रेशियो निकालो ना, बहुत सिंपल है। बाल्मर सीरीज का रेशियो और इसका ब्रैकेट सीरीज का रेशियो निकालो, ठीक है, ये आ जाएगा, इसमें कोई हेडेक नहीं है। ये सब बहुत ही बालिश बालिश चीज है, लैम्बडास का रेशियो लेने का खाली। आपको पता है ना इसका बाल्मर सीरीज फर्स्ट लाइन 1 बाय लैम्बडा बाल्मर क्या रहता है, आर इंटू फर्स्ट है ना 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by 3 स्क्वायर। वैसे ही ब्रैकेट का भी फर्स्ट 1 बाय लैम्बडा ऑफ, ये बाल्मर था, बाल्मर, ये ब्रैकेट, तो 1 बाय ब्रैकेट का क्या आएगा, आर इंटू ब्रैकेट कौन सा होता है, फोर्थ होता है ना, फोर्थ ऑर्बिट पे जंप, तो 4 स्क्वायर माइनस 1 by 5 स्क्वायर। ठीक है, इनका रेशियो लेने का खाली। आपको क्या चाहिए, बाल्मर बाय ये चाहिए शायद, बाल्मर बाय, तो रेशियो ले लो, तो इसको ऊपर लो, 1 बाय लैम्बडा ब्रैकेट डिवाइड बाय 1 बाय लैम्बडा बाल्मर विल बी इक्वल टू, आर आर उड़ गया, ब्रैकेट वाले का जो फॉर्मूला ऊपर लिया तो 1 बाय 16 माइनस 1 बाय 25 होल डिवाइड बाय, बाल्मर वाले का नीचे लिया 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9, लैम्बडा बाल्मर ऊपर जाएगा, तो लैम्बडा बाल्मर डिवाइड बाय लैम्बडा ऑफ ब्रैकेट विल बी इक्वल टू, इसका मैथमेटिक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ए सब कुछ लल्लू है, आई थिंक ये सब सॉल्व ही नहीं करना चाहिए, बस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक कहाँ पे आ रहा है, बोर्स एटॉमिक मॉडल, इधर आ रहा है, यहाँ तक अभी बस हो गया, मैं बोर हो गया अभी, इतने सम से कर दिए सारे, ऑलमोस्ट मैंने किए। उसके बाद क्या बोला है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन इज दिस मच, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये आ जाएगा। लेट एक्स एंड जेड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन एंड बाल्मर रिस्पेक्टिवली, ये फ्रीक्वेंसी का है, x and z be the frequency of the series limit of Lyman series and Balmer series if y is the frequency of the first line of Lyman series। अच्छा सवाल, क्या सिखाया था मैंने आपको, एनर्जी का लॉजिक सिखाया था कि नहीं? या तो एनर्जी के लॉजिक से सॉल्व करो, या तो फिर ऐसे सॉल्व करो जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, रुको। x दिया है आपको फ्रीक्वेंसी लिमिट ऑफ लाइमन,
और z आपको दिया है फ्रीक्वेंसी लिमिट ऑफ बाल्मर। तो पहले x और z को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, बाद में आगे बढ़ने का। लाइमन का लिमिट मतलब सीधी बात इनफाइनाइट से 1, बाल्मर का लिमिट मतलब इनफाइनाइट से 2। ठीक है, तो अपने को पता है यार, वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है ना सबको, क्या होता है 1/λ ऑफ लाइमन सीरीज इज इक्वल टू r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1 इनफाइनाइट स्क्वायर, और आई कैन से 1/λ ऑफ लाइमन इक्वल टू r इंटू 1। यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो 1/λ हो गया। अभी ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इसको c से मल्टीप्लाई करूँ, पूरे इक्वेशन को c से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मेरे को पता है ना वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी बाय लैम्बडा है, तो मैं बस इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देता, इधर c। सो दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज का फ्रीक्वेंसी कितना है? c इंटू r। वैसे ही फ्रीक्वेंसी ऑफ बाल्मर निकालो, तो पहले तो लैम्बडा निकालो, 1/λ ऑफ बाल्मर इक्वल्स टू r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1 इनफाइनाइट स्क्वायर। 1 इनफाइनाइट तो वैसे भी 0 होता है, तो 1/λ ऑफ बाल्मर इक्वल्स टू r/4 और हाँ ठीक है, चलो 1/λ बाल्मर आ गया। अब इसको भी c से मल्टीप्लाई करो, सो दिस विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ बाल्मर विल बी इक्वल्स टू cr/4। दोनों का आपको ये फ्रीक्वेंसीज मिल गया, और आपको बोला है इफ y इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। y क्या है? y इसका फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, फर्स्ट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ ऑफ लाइमन विल बी r इंटू फर्स्ट लाइन 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर विच इज 4। समझ रहे हैं ना रे? लाइमन का पहला लाइन मतलब 2 to 1, तो दैट मीन्स 1/λ ऑफ लाइमन इज नथिंग बट r इंटू, इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? ये 3/4 आता है। इसको c से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, सो दिस विल बी फ्रीक्वेंसी y। ठीक है, ये x वाला है ना, x वाला है, ये z वाला है, ये y वाला है लाइमन का, विल बी इक्वल्स टू c इंटू 3r/4। अब ये आंसर इन दोनों से कैसे आएगा? आंसर आपको ये आना चाहिए। थोड़ी देर के लिए c को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए c को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए r को भूल जाओ, बस थोड़ी देर के लिए r को भूल जाओ। x का फ्रीक्वेंसी r में दिख रहा है, ये x वाला जो था वो r में दिख रहा है, r मतलब 1 में दिख रहा है। z वाला फ्रीक्वेंसी r/4 मतलब 1/4 में दिख रहा है। x का 1 वैल्यू है, z का 1/4 है, y का कितना है? y का वैल्यू आपका 3/4 है। अब मेरे को बताओ 1/4 और 3/4 में कैसे रिलेशन लगा सकता हूँ? ओरल आंसर है, ओरल आंसर 1 इज इक्वल्स टू 3/4 प्लस 1/4। लॉजिक समझ रहा है? 1 इज इक्वल्स टू 3/4 प्लस 1/4। 1 क्या था? x था, x इज इक्वल टू अपना 3/4 क्या था? y था, प्लस 1/4 क्या था? z था, तो y प्लस z इज इक्वल टू x। दिख रहा है क्या कहीं ऑप्शन? नहीं। चलो ठीक है, y को इधर भेजो, x माइनस y विल बी इक्वल टू z। ये ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन है। आया समझ में? बहुत आसान था, आसान नहीं था, थोड़ा सा मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात थी और कुछ नहीं, पर ठीक है, कोई दुख नहीं जीवन में, आ जाएगा हमको। आगे बढ़ते हैं। कब तक खींचू मैं? 10 पार हो गया है मेरे घर पे टाइम। चलो लेट्स सी, नीचे वॉक भी करना है बाय द वे। नेक्स्ट, द फिगर इंडिकेट द एनर्जी लेवल डायग्राम वगैरह 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 वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइंस विल आल्सो अकर इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे कौन कौन से स्पेक्ट्रल लाइंस और मिलेंगे? सोचो आप लोग। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो फर्स्ट पे जंप कर रहा है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है? द फिगर इंडिकेट द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन एटम एंड द ओरिजिन ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइंस। फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 5 अराइजेस फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल B2 है। लाइन नंबर 5 कब मिल रहा है? B2 है। हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइंस विल आल्सो अकर इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें कौन कौन से और स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे? थोड़ा सा सोचो इसमें। सबसे ज्यादा एनर्जी दिख रहा है आपको C2X। C2X में सबसे ज्यादा एनर्जी दिख रहा है, तो यू कैन से कि सर एनर्जी मैक्सिमम फिर कहाँ पे दिख रहा है? एनर्जी मैक्सिमम आपको C2X में दिख रहा है, दैट मीन्स वेवलेंथ मिनिमम दिख रहा है C2X में। वेवलेंथ आपको C2X में मिनिमम दिख रहा है, C2X में वेवलेंथ मिनिमम दिख रहा है। वैसे ही एनर्जी मिनिमम कहाँ पे दिख रहा है? एनर्जी मिनिमम वो तो एनर्जी गैप्स पे डिपेंड है। खैर, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सारे दिख रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइंस विल आल्सो अकर इन द एब्जॉर्प्शन। अभी आप लोग थोड़ा सा सोचो कि एब्जॉर्प्शन पूछा है,
ठीक है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट, ग्राउंड टू हायर, ग्राउंड से हायर में जाएगा। ग्राउंड मतलब कौन सा, 1। ठीक है, ये जो स्टेट्स है ना, ये स्टेट्स ग्राउंड से नहीं चालू हो रहे, ये स्टेट स्टार्ट किधर से हो रहे, दिस स्टेट स्टार्ट फ्रॉम वन एक्साइटेड टू अनदर एक्साइटेड, दिस स्टेट स्टार्ट्स फ्रॉम वन एक्साइटेड टू अनदर एक्साइटेड। लेकिन ये देखोगे तो ये हमेशा कहां से स्टार्ट हो रहा है, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम ग्राउंड, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम ग्राउंड। और आपको हिंट दिया था यहाँ पे ग्राउंड वाले में, एब्जॉर्प्शन हमेशा ग्राउंड से होता है। तो आंसर इज 1 2 3। नेक्स्ट, बस हो गया यार, बोर हो गया इसका। नेक्स्ट, बोर्स एटॉमिक मॉडल पे जाते हैं। बोर्स मॉडल में कितने क्वेश्चन है, बोर्स मॉडल में 47। एटॉमिक न्यूक्लियस अपना नहीं हुआ, ओ हो, क्या बात क्या बात क्या बात, एटॉमिक न्यूक्लियस अपना हुआ नहीं है, तो मैं इतने पे स्टॉप कर सकता हूँ आज 47 पे। फिर एटॉमिक न्यूक्लियस इधर पे चालू करेंगे, कल के लेक्चर में सिखाने वाला मैं बाइंडिंग एनर्जी। वैसे भी 11 टू 12 वाले बच्चे, उनको भी नहीं सिखाया मैंने एटॉमिक न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी, तो उनको भी सब सीखने मिल जाएगा। और लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी पे बहुत सारे सम्स आते हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी का मिसलेनियस 80 से लेके किधर तक 90 तक, 80 से लेके 90। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस लिमिटेड है, तो इसमें सारे मैं करवा लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी चलो, जितना मैंने अब तक थ्योरी पढ़ा उतना सब निपटा देता हूँ। The radius of hydrogen atom in its ground state is of the order of how much? Radius of hydrogen atom, एटम का रेडियस मैंने आपको बताया, एटम का साइज इज 10⁻⁻10 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बनाओ, मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 10⁻2 बनाने का, तो 10⁻8 सेंटीमीटर में आंसर है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? अरे थोड़ा सा सोचो ना, L इज इक्वल टू क्या होता है, L इज इक्वल टू, आपको पता है द एंगुलर मोमेंटम, देखो एक होता है इसका बेसिक फॉर्मूला, एक होता है बेसिक फॉर्मूला, तो एंगुलर मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस, लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। दूसरा एक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला इज इक्वल टू NH/2π। अब इसमें क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू n⁻⁴ देन व्हाट इज x? अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आप लोग सोचोगे ना तो यू विल रियलाइज, ध्यान से देखना, बहुत मजेदार चीज पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ, यहाँ पे आपको ऑर्बिट नंबर से रिलेट किया, ऑर्बिट नंबर। तो यार ऑर्बिट नंबर में एंगुलर मोमेंटम तो क्लियर हो गया, ऑर्बिट नंबर में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया L इज इक्वल टू NH/2π, सो दैट मींस L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो ये तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब लीनियर मोमेंटम का लॉजिक लगा। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी। अब अगर आपको याद होगा, अब अगर आपको याद होगा तो यू विल रियलाइज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज मास तो कांस्टेंट है, लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और अगर आपको याद होगा तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, आपको मैंने आज ही लेक्चर में पढ़ाया था, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, देखो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं L इंटू p, तो इट विल बी n इंटू 1/n, ये उड़ गया। तो L इंटू p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नथिंग, नथिंग मतलब n⁻�0। लॉजिक समझ रहे हैं? अगर मैंने आपको ऐसा बोला होता व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड रेडियस, ध्यान से देखना, आपको मैं ये जनरल मेथड बता देता हूँ, ये जनरल में सम सिखा देता हूँ। L के फॉर्मूला में NH/2π होता है, मतलब L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। रेडियस के टर्म्स में अगर आप देखोगे ना, तो रेडियस के टर्म्स का फॉर्मूला क्या था, n² h² ε0 अपॉन, याद है ना, n² h² ε0 अपॉन पाई m e² z²। तो यहाँ पे r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। फिर वेलोसिटी z² अपॉन 2 पाई ε0, ऐसा कुछ था शायद से, मुझे याद नहीं आ रहा, NH समथिंग ऐसा था। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ये सब लॉजिक। और फिर एक एनर्जी का फॉर्मूला था, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n², ये फॉर्मूला था। अगर आपको बोला व्हाट इज L इंटू R का मल्टीप्लीकेशन, तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इंटू रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², तो डायरेक्ट आंसर आएगा n³। अगर आपको बोला कि L इंटू V, तो L में क्या है, L इज प्रोपोर्शनल टू n, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n इंटू 1/n, 0। अगर मैंने बोला एनर्जी इंटू वेलोसिटी, एनर्जी इंटू वेलोसिटी, तो एनर्जी 1/n² इंटू वेलोसिटी 1/n, तो दिस इज 1/n³। लॉजिक समझ रहा है? कुछ भी कर सकते हैं आप लोगों को अगर प्रोपोर्शनलिटी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
the ratio of the angular momentum of the orbital electron in the first orbit to that in the second orbit is how much? The ratio of angular momentum किसका? First orbit to the angular momentum in the second orbit. L का formula क्या होता है? NH by 2 pi divided by NH by 2 pi. 2 pi, 2 pi, H cancel. क्या बचा? N of the first by N of the second. N of the first मतलब 1, N of the second मतलब 2. 1 by 2 आंसर है. C ऑप्शन. डायरेक्ट N ऑर्बिट नंबर रहता ना. सब देखो ना, आपने अभी पढ़ा, L is directly proportional to N. अभी जस्ट पढ़ा था. तो L1 upon L2 will be orbit of first by orbit of second. Next. 30th. If the radius of the innermost Bohr orbit is this much, then the radius of the fourth orbit is how much? थोड़ा सा बेसिक है. हाँ, और एक चीज जब आप लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ोगे, अभी ये सीटी वाले बच्चों का आइडिया रहेगा. न्यूक्लियस में रेडियस का फॉर्मूला ये r of nth orbit, not nth, r of any other atom with a mass number a will be equals to r0 into a का क्यूब रूट. ये पता है ना. बट ये फॉर्मूला इधर मत लगाना, क्योंकि न्यूक्लियस के साइज पे डिपेंड है. ये न्यूक्लियस के साइज का फॉर्मूला है. r of any nucleus is equals to r0 into a raised to 1/3. ये इधर नहीं करने का. न्यूक्लियस के लिए यहाँ पे एटम दिया है. एटम, ये एटम का है. रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस नहीं है. दिस इज नॉट न्यूक्लियस, याद रखना. दिस इज नॉट न्यूक्लियस बट इट इज एटम. तो एटम का फॉर्मूला क्या रहेगा? r is directly proportional to n square. मालूम है ना. तो r2 upon r1 will be n2 square by n1 square, directly proportional to n square है. या फिर r2 upon r1 will be n2 upon n1 का whole square. r2 upon, how much is r1? r1 is 0.53. how much is n2? fourth orbit. n1 1 orbit, square कर दो. तो r2 will be equals to 0.53 into 4 का square, 16 गुना. ओरली ये सब नहीं करने का, ओरली बोलने का. r is directly proportional to n square. n कितने से बढ़ रहा है? n 4 से बढ़ रहा है. रेडियस क्या होगा? रेडियस बढ़ेगा कि कम होगा? रेडियस भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली है. कितने से बढ़ेगा? इसके स्क्वायर से, 16 गुना. डायरेक्ट आंसर. भाई 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 थक गया, नॉट थक गया, बोर हो गया. यहाँ पे इतना हो गया. The area of the electron orbit for the ground state of hydrogen is A. What will be the area of electron orbit corresponding to the second excited state? बहुत अच्छा सवाल है. क्यों अच्छा सवाल है? एरिया तो नहीं पता बट रेडियस पता है मेरे को. रेडियस का लॉजिक क्या होता है? रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. तो r2 upon r1 will be n2 upon n1 का होल स्क्वायर. कौन सा था? ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन मतलब n1 is 1. ठीक है. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करेस्पॉन्डिंग टू सेकंड एक्साइटेड. प्लीज इतना याद रखना, n is equals to 1 हाइड्रोजन का ग्राउंड होता है. उसका पहला एक्साइटेड स्टेट क्या रहेगा? ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, n equals to 2. सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? n is equals to 3. ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है. हाँ, ये सेकंड स्टेट है. तो n2 जो है आपका सेकंड एक्साइटेड. देखो ना, अगर वो पहली बार एक्साइट होगा तो 1 to 2 जाएगा, लेकिन अगर वो दो बार एक्साइट होगा तो 1 to 3 जाएगा. सो दिस इज 3. So R2 upon R1 is 3 by 1 the whole square, या R2 upon R1 is equal to 9. बराबर. अभी आपको रेडियस चाहिए कि एरिया चाहिए? सर मेरे को एरिया चाहिए. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई, यहाँ पे स्फीयर है एक्चुअली, तो 4 पाई r स्क्वायर, मतलब बेसिकली एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. ओ, रेडियस का रेशियो ये है, तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो क्या होगा? 9 का स्क्वायर 81. 81. सुख की अनुभूति. ओ ये आएगा समझ में? आएगा समझ में? सब मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ इसको? देखो, मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ. एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. मेरे को पता है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो r का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? n⁴ हो जाएगा. और एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लेकिन r स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, सॉरी n⁴. तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁴. मैं ऐसा सॉल्व करता हूँ. तो a2 by a1 विल बी इक्वल टू चौथा पावर, ये थर्ड ऑर्बिट है, बाय फर्स्ट ऑर्बिट का चौथा पावर. आंसर आ गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सवाल क्यों दिया इन लोगों ने याद रखना. ये रेडियस दिया है, ये एरिया दिया है, सेम आंसर है. यहाँ पे खाली 4 का स्क्वायर था, यहाँ पे 3⁴ था, 4 गुना. Done with the 31st also. Then ratio of velocity in the first orbit of hydrogen to speed of light is how much? Velocity का formula v is equals to z square. शायद से यार मैं इसका एक्चुअली देखा, मुझे ये सब फॉर्मूलाज नहीं पता होता है, तो प्लीज चकना मत. z square epsilon naught upon
2 पाई NH समथिंग, ऐसे ही कुछ था। क्या था फॉर्मूला है मुझे याद नहीं आ रहा, समथिंग लाइक दैट। आपको वेलोसिटी का रेशियो किसके साथ चाहिए? स्पीड के साथ, c से डिवाइड कर दो खाली। अब इसके लिए आपको बाकी सारे टर्म्स के कांस्टेंट पता रहने चाहिए। आपका टेक्स्ट बुक खोलो, अभी के अभी टेक्स्ट बुक खोलो, और ये सारे कांस्टेंट्स का एक वैल्यू दिया रहेगा, ये सारे फिर कांस्टेंट का एक वैल्यू दिया रहेगा, वो वैल्यू रट्टा मारो, शॉर्टकट है। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्बिट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस मच। और वन मोर थिंग, ये अगर आप लोग को दिमाग को तकलीफ आता है ना, तो आप लोग यूनिट डाल के भी कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक वो आप लोग फिर करोगे, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्बिट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.1, देन द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड ऑर्बिट इज हाउ मच? अरे बहुत सिंपल है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, बराबर है। तो n क्या हो रहा है, थोड़ा सा देखो, देखो देखो ध्यान से, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट से आप थर्ड ऑर्बिट पे जा रहे हो, मतलब n आपका इंक्रीज हो रहा, कितने से? 3 गुना। समझ रहा है ना? आपका जो n1 था वो क्या था? वो फर्स्ट ऑर्बिट था। जो n2 है वो क्या है? n2 जो है वो थर्ड ऑर्बिट है, वो थर्ड ऑर्बिट है। तो अगर ये n बढ़ रहा है 3 गुना, वेलोसिटी और n इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी कम होगा 1/3 से, तो डायरेक्टली 1/3 कर दो ना, 2.1/3 कर दो, 0.7 इंटू 10⁶। बट 0.7 तो दिख नहीं रहा है, नहीं है ना डी ऑप्शन में? नहीं रहता था तो लोन मांगने का, इससे मांग लेने का, अगर नहीं रहता था तो। हो गया 33rd। देन नेक्स्ट 34th, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज हाउ मच? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट सॉल्व कर देने का, वी का फॉर्मूला, इसलिए आपको डायरेक्ट शॉर्टकट पता रहना चाहिए, ठीक है। Z² मुझे ये नहीं पता इधर पे क्या था, Z², बस इतना ही था ना, mm नहीं था शायद। Z²/2, शायद 2 था, हाँ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट NH, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा कुछ था। तो ये सबका वैल्यू, Z तो वेरिएबल है, E कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, N वेरिएबल होता है, H कांस्टेंट है। इन सबका एक नंबर होता है, वो नंबर रट्टा मार लो, काम हो जाएगा। The wavelength of the energy of the wavelength of the energy emitted when the electron comes from fourth orbit to second orbit is this much. The wavelength of energy for the same transition in helium is how much? चुम्मा प्रॉब्लम। Why चुम्मा प्रॉब्लम? थोड़ा सा सोचो। हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए कहां से कहां पे जंप कर रहा है? हाइड्रोजन के लिए फोर्थ से सेकंड, और आपको बोला है सेम चीज हीलियम के लिए चाहिए, हीलियम के लिए फोर्थ से सेकंड, मतलब बेसिकली n सेम है दोनों में, n सेम है, क्या डिफरेंट है? z अलग है ना, z अलग है ना। अब आपको पता है फॉर्मूला एनर्जी का क्या होता है? -13.6 Z²/n²। यहाँ पे तो n भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²। बस सुन लो, पहले पहले सुन लो, बाद में वेवलेंथ पे जाओ, भाई क्यों कर रहे हो? वेवलेंथ पे बाद में जाओ, पहले एनर्जी पे जाओ। यहाँ तक तो समझा ना? एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²। बहुत सारे बच्चों को ये डर लगता रहेगा, क्यों सर आपने तो हमको ये सिखाया था, -13.6/n² सिखाया था। ये फॉर्मूला था सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, बाकी दूसरे एटम के लिए यहाँ पे Z² आता है, तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Z²। तो आई कैन से, ध्यान से देखना, आई कैन से एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²। लेकिन मेरे को एनर्जी चाहिए कि लैम्बडा चाहिए? मेरे को लैम्बडा चाहिए, तो ठीक है ना। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? hc/λ होता है। क्या होता है? hc/λ होता है, बराबर। मैं और एक तरीका बताऊंगा, डोंट वरी, स्ट्रेस नहीं लो। और एक फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ, ठीक है। सो एनर्जी और लैम्बडा उल्टा रिलेशन है, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, ये लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और जिधर एनर्जी उधर पे Z²। अगर एनर्जी नीचे तो Z² भी नीचे रहेगा। इनफैक्ट लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z², ये समझ में? लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z²। आपको क्या निकालेगा? वेवलेंथ ऑफ हीलियम, तो लैम्बडा ऑफ हीलियम डिवाइड बाय लैम्बडा ऑफ हाइड्रोजन विल बी Z² ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय Z² ऑफ हीलियम, क्योंकि ये उल्टा रिलेशन, इसलिए। तो लैम्बडा हीलियम डिवाइड बाय लैम्बडा ऑफ हाइड्रोजन विल बी, Z को स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल दो, Z² ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का Z1 होता है और हीलियम का Z2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4। लैम्बडा ऑफ हीलियम बाय लैम्बडा ऑफ हाइड्रोजन इज 1/4, या लैम्बडा ऑफ हीलियम विल बी 1/4 ऑफ लैम्बडा ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का चौथा हिस्सा कर दो, इसको 4 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से डिवाइड कर दो, ये आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट अगर मेरी मेथड से पूछोगे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो मैं अपने दिमाग से ऐसे सॉल्व करता, मेरे को इतना पता है। लैम्बडा का रिलेशन मुझे नहीं पता, बट मुझे एनर्जी का और ऑर्बिट नंबर का पता है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z², बट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z²। अब मैं डायरेक्टली बोलूंगा, हाइड्रोजन से हीलियम को कंपेयर कर रहे हैं, हाइड्रोजन में 1 था, हीलियम पे 2 था, मतलब यहाँ पे Z बढ़ा है, कितने से? 2 से।
तो लैम्बडा क्या होगा, कम होगा, कितने से, 4 से। ये मेरा मेथड है। और एक तरीका है रेडबर्ग्स इक्वेशन, 1 by lambda is equals to r into z square into 1 by n square minus 1 by m square. Similarly, 1 by lambda is equals to r into z square 1 by n square minus 1 by m square. जब दोनों के लिए सेम है तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आएगा, 1 by lambda of hydrogen by 1 by lambda of helium will be, यहाँ पे z square of hydrogen divided by z square of helium, वही आया जो अभी मैंने सॉल्व किया। रेडबर्ग से सॉल्व करना है, रेडबर्ग से सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करो, खाना सीधा खाओ या खाना उल्टा खाओ, जैसे खाना खाओ, आपकी इच्छा, आपका खाना। ये हो गया। देन 36, कितने क्वेश्चन थे, 47 थे ना। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, 47 है, आई कैन डू इट। और 11 सवाल सॉल्व करने के। भाई आज तो मैंने टाइम ही टाइम ले लिया सीरियसली। नेक्स्ट चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्या, हाँ, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज दिस मच, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। यार देखो, थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा सुनो, मैंने आपको अभी सिखाया था, आज ही सिखाया था मैंने। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैंने आपको सिखाया था। काइनेटिक एनर्जी +1/8 आता है, पोटेंशियल -1/4 आता है, टोटल -1/8 आता है। मैंने आपको आज ही सिखाया था, पोटेंशियल इज डबल ऑफ टोटल, पोटेंशियल इज डबल ऑफ टोटल। ग्राउंड सेट में टोटल एनर्जी कितना है, -13.6 eV, तो पोटेंशियल फिर कितना होगा, इसका डबल ऑफ टोटल। याद है ना, ये डेरिवेशन में पढ़ा है अपन, पोटेंशियल में -1/4 आता है, टोटल में -1/8 आता है। दैट मीन्स टोटल का डबल किया तो पोटेंशियल आता है, तो इसका डबल कर दो, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Z in nth बोर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। बहुत अच्छा सवाल, मार्क कर लो। आपको टाइम नहीं पता, टाइम का फॉर्मूला मार्क करो, मार्क करो, अभी के अभी, अभी के अभी मार्क करो, अभी के अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हद इंपॉर्टेंट है। बाकी सब एक तरफ, ये लॉजिक एक तरफ। क्या चाहिए आपको, टाइम चाहिए ना। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर इलेक्ट्रॉन एक राउंड बनाएगा, एक राउंड, तो एक राउंड का डिस्टेंस कितना होता है, 2πr बाय स्पीड v, मतलब टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बराबर है। अब आपको सबको ऑर्बिट नंबर से रिलेट करना है। द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Z in nth बोर ऑर्बिट इज हाउ मच, nth ना, खाली ध्यान देना ना भाई। रेडियस का क्या फॉर्मूला था, रेडियस का फॉर्मूला क्या था, n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m, याद नहीं आ रहा मुझे, E² Z², ऐसा कुछ था, ऐसे कुछ तो था। मतलब बेसिकली मुझे इतना पता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² बाय Z², ये R का मुझे पता है अच्छे से। अंदर के टर्म्स में भूल जाता हूँ, माफ करना, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ इधर उधर, क्या ही कर सकते हैं, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा मैं भूल जाता हूँ, बट कोई ना। एक सेकंड, Z² होता है, Z² नहीं होता है, Z² होता है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, R इक्वल्स टू n² h² एप्सिलॉन अपॉन पाई m Z² होता है। हाँ, मैंने मंत्र जैसे रट्टा मारा था सीक्वेंस में, पाई m Z², पाई m Z², ऐसे। तो h² एप्सिलॉन नॉट पाई m E² उड़ा दो, R इज प्रोपोर्शनल टू n² बाय Z, ये याद रखना, R is proportional to n² by Z. Next, velocity. V is equals to Z² upon 2 pi m epsilon naught n. शायद ऐसा कुछ था, शायद से पता नहीं, मुझे इसमें याद नहीं आ रहा क्या क्या रहेगा, बट छोड़ो, मुझे इतना पता है, velocity is inversely proportional to n और velocity is directly proportional to Z. यहाँ तक समझ में है। अब इसके बाद क्या करने का है भाई, डायरेक्टली उठा के डाल देना है। कैसे डालना है, देखो ना इधर पे, क्या करना है आपको, टाइम निकालना है। तो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू r, r की जगह क्या लिखूं, n² बाय Z होल डिवाइड बाय v, v की जगह क्या लिखूं, z बाय n, तो ये n ऊपर चला जाएगा, तो t इज प्रोपोर्शनल टू n इंटू n² क्या हो जाएगा, n³ हो जाएगा, और z इंटू z z² हो जाएगा, n³ बाय z², n³ बाय z²। आया समझ में। नेक्स्ट, if the binding energy of the electron in the hydrogen atom is this much, then energy required to remove the electron from the first excited state of lithium. यहां से चुम्मा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, मार्किंग स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत 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 अति सुंदर सवाल। ये लॉजिक आपके लिए नया है, ठीक है, ये लॉजिक आपके लिए बहुत नया है। तो ये प्रॉब्लम हद इंपॉर्टेंट है, मार्केट, ये आपकी जिंदगी का इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि सीटी एग्जाम में इससे रिलेटेड आ सकता है।
कैसे सॉल्व करने का, प्लीज ध्यान दो। सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ 13.6 बाय n स्क्वायर इधर पे z स्क्वायर, ठीक है। अभी सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का n1 है क्योंकि उन लोग ने दिया है कि ग्राउंड स्टेट, या डायरेक्टली देख के समझ जाएगा, हाइड्रोजन n1 z1, तो द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज डायरेक्टली माइनस ऑफ 13.6 eV। अगर आपको बाइंडिंग पूछा, बाइंडिंग, तो बाइंडिंग इज नथिंग बट द पॉजिटिव वैल्यू, तो प्लस ऑफ 13.6 eV। हाइड्रोजन का मिल गया, हाइड्रोजन का मिल गया। अब क्या करना है, अब हमको करना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम। देखो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, ये लिथियम है, लिथियम का N1, ये आपका ग्राउंड हो गया लिथियम का, ठीक है। नाउ लिथियम का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट N को 2 ले लो। लिथियम को अगर मुझे एक्साइट करना है तो N को 2 ले लो, क्योंकि एक्साइट हो रहा है ना, वो लॉजिक समझ रहे हैं ना, ठीक है। फर्स्ट जो होता है स्टेट वो ग्राउंड स्टेट होता है, और उसके बाद आपको बोला है कि एक्साइटेड, तो ये आपका पहला एक्साइटेड हो गया, ये आपका पहला एक्साइटेड स्टेट हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे एनर्जी ऑफ लिथियम का फॉर्मूला क्या आएगा, एनर्जी ऑफ लिथियम का फॉर्मूला आएगा 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, बराबर z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। z कितना है लिथियम में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम में z कितना होता है, ये 3 रहता है, तो 13.6 z स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर, n कितना है 2, तो 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देने का आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 बाय 2 का स्क्वायर 4, सॉल्व कर देंगे आंसर झेप जाएगा। अगला सवाल, two energy levels of electron in an atom are separated by 2.3 eV. The frequency of radiation emitted when the electron goes from higher to the lower is how much? यार आपको एनर्जी डिफरेंस पता है ना, इधर पे डायरेक्टली क्या पता है, इसका 40 का एनर्जी डिफरेंस पता है। और बोर का थर्ड पोस्टुलेट याद करो, जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना रहता है, hc बाय लैम्डा, नहीं तो h न्यू। बोर का थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर जब जाता है तो एनर्जी निकालता है, वो एनर्जी कौन से रूप में निकालता है, h न्यू के, और वो कितना रहता है, द एनर्जी ऑफ आउटर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ इनर ऑर्बिट। तो एनर्जी ऑलरेडी दिया है, सिर्फ एनर्जी को जूल में चेंज करने का। So your formula is h nu is equals to the energy of outer minus energy of inner, और वो दिया है डायरेक्टली 2.3 eV। इनफैक्ट ये सवाल इस चैप्टर का है ही नहीं, हम लोग बोल सकते हैं सर ये सवाल डुअल नेचर का है, हम लोग ने डुअल नेचर अच्छे से सॉल्व किया, तो ये तो डुअल नेचर जैसा होगा। h nu is equals to 2.3 eV, h nu is equals to 2.3, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बनाने का, तो 1.6 into 10⁻⁻⁹ नीचे दे दो, और h भी नीचे भेज दो क्योंकि न्यू ढूंढने का है, तो न्यू इज इक्वल्स टू 2.3 by 1.6 into 10⁻⁻⁹ into h का फॉर्मूला, या h का वैल्यू 6.63 into 10⁻34। इसको सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, in an atom 2 electrons move around the nucleus in orbit r and 4r, the ratio of the time taken by them to complete revolution। यार बहुत आसान, देखो रेडियस कितना है r और 4r ना, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेन लगाओ, थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, r2 है 4 गुना, r1 है r खाली, ठीक है। आप लोग को इतना ब्रेन लगाने का, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, पता है ना, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। आपको r दिया है, n ढूंढो जरा, n ढूंढने के लिए ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था, जो ढूंढना है उसका पावर 1 बनाने का है। r ढूंढना है क्या, नहीं ना, जो ढूंढना है उसके पावर का आपको 1 बनाना है। अगर r ढूंढना होता तो r के पावर, r डायरेक्टली आप लोग ढूंढ सकते हो 1 डाल के, r का पावर ऑलरेडी 1 है। एक सेकंड ना, यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा, ओह goodness, I have to increase it. Okay, sorry, distract हो गया था। तो as I was saying, r ढूंढना रहेगा तो n को पुट करो, n ढूंढना है तो r को पुट करो, तो n ढूंढना है तो स्क्वायर रूट ले लो, तो r का स्क्वायर रूट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। तो दैट मीन्स आप लोग एक ऑर्बिट 1 है, दूसरा ऑर्बिट 2 है, n1 को फर्स्ट ऑर्बिट लो, n2 को 2 ऑर्बिट लो, और आपको बोला है फाइंड आउट द टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिवोल्यूशन। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का अभी मैंने बताया था 2 पाई r बाय v, मतलब टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, और r पता है ना, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो अगर मैं टाइम निकालूं, r की जगह क्या लिखूंगा मैं, n स्क्वायर लिखूंगा, नीचे v है, बट v की जगह क्या लूं, 1 बाय n, तो इसको ऊपर भेजो, तो t इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। इनफैक्ट अचानक से आपको याद आएगा, नहीं छोड़ो जान दो, वो सब याद मत करो, मैं आपको ग्रेविटेशन के लॉजिक में घुसाना चाहता था, बट आप लोग हैवी हो जाएगा, ये लॉजिक याद रखो, ठीक है। t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, तो आंसर आ गया n क्यूब। यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है, 8 गुना,
8 गुना टाइम लगेगा दूसरे केस में। आगे आंसर हो गया 41st। फिर 42nd, द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज दिस मच। यार मेरा एक्चुअली legs are paining। कोई ना। The radius of the hydrogen atom in the ground state is this much. After collision with an electron, it is found to have radius of this much. Then the principal quantum number n of the final state of the atom is how much? यार देखो दोनों रेडियस दिए, r1 दिया r2 दिया है, आपको पता है r is directly proportional to n square, तो r2 by r1 will be equal to n2 by n1 the whole square। n1 तो 1 है, तो r2 by r1 will be n2 का स्क्वायर। आपको n2 ढूंढना है ना, तो n2 will be root of r2 by r1। r2 और r1 को डिवाइड करो, इनको डिवाइड करो, 10⁻10 और 10⁻, इसको डिवाइड करने का और उसका स्क्वायर रूट लेने का। 10⁻10 को 10⁻11 में कैसे बना सकता हूँ इसको 130 लेके, या 10⁻11 को 10⁻, ठीक है जो करने करो, आप लोग आसानी से कर सकते हो, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। R2 देखो ना कितना है, 13.25 इंटू 10⁻10, इसको और एक लेन ले लो, लोन और एक ले लो, तो 132.5 हो जाएगा इंटू 10⁻11। तो यहाँ पे रूट ऑफ 132.5 और नीचे R1 कितना है 11 के लिए, ये 5.3, इनको डिवाइड करके रेशियो ले लो, कितना आएगा रूट, 5 2 10 11 12 13 3 5 6 30 31 32 2 5 5 25, रूट ऑफ 26.5, तो 26 का रूट निकालो, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रूट ऑफ 25, विच इज इक्वल टू 5। आंसर आ गया बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the electron in hydrogen atom is excited from 4th stationary orbit to 5th stationary orbit, the change in angular momentum of is how much? यार एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, nh by 2 pi। so angular momentum of the 5th orbit is equal to 5h by 2 pi, angular momentum of the 4th orbit is 4h by 2 pi। आपको बोला है change is L5 minus L4 which is 5h by 2 pi minus 4h by 2 pi, 5 minus 4 1h by 2 pi, सिर्फ h by 2 pi लेना है। h by 2 pi आंसर क्या होता है, h दिया आपको, इसको 2 से डिवाइड कर दो, पाई से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 44th, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम का इतना एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया nth में तो एनर्जी कितना रहेगा, यार बहुत आसान है यार, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, n बढ़ाया एनर्जी कम होगा, n कितने से बढ़ा है 3 से, एनर्जी कितने से कम होगा 1/9 से, तो 13.6 को 9 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। सब लल्लू क्वेश्चंस है। The orbital velocity of electron in the ground state of hydrogen is v. What will be its orbital when that excitation energy is this much? When excited to the energy state, ये energy state है। थोड़ा सा सोचो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ 13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर, तो n स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 डिवाइड बाय एनर्जी। एनर्जी कितना दिया आपको सेकंड केस में, ये ना, तो n स्क्वायर विल बी 13.6 डिवाइड बाय 0.544। इसको सॉल्व करो, वो कैसे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो 136 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 5.4 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 5.4 बराबर। इसको डिवाइड करो, वापस लास्ट टाइम जैसे आ गया, ये 26 के आसपास आ रहा, मतलब 25, n स्क्वायर इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 5 आ गया ना। अब आप लोग बताओ, फर्स्ट ऑर्बिट जब n1 था तो वेलोसिटी था v, अब 5th ऑर्बिट में क्या होगा, वेलोसिटी 1/5 हो जाएगा, क्यों, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, मालूम है ना। तो अगर आपने फर्स्ट ऑर्बिट के कंपैरिजन में 5th ऑर्बिट में चेक किया तो n बढ़ गया, कितने से 5 से, वेलोसिटी कम होगा, कितने से 1/5 से, आ गया आंसर। ठीक है, तो 46 47 भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, मैंने आपको 45 तक बता दिया, बाकी दो जय श्री राम, भगवान आपके साथ है, आपको आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट वीडियो में एटॉमिक न्यूक्लियस से स्टार्ट करूंगा। तो चलो बच्चों, सेशन एंड होता है, विल मीट नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।